93% ऑफ ट्रेडर्स लूज मनी। ये कौन सी 3 आदतें हो सकती हैं लोगों की जिसकी वजह से वो इस 93% में आ जाते हैं? ये अभी पिछले 2 घंटे का सबसे इजी क्वेश्चन है। नंबर 1 रिस्क मैनेजमेंट, नंबर 2 मैनेज योर इमोशंस, थर्ड मैं कहूँगा कीप लर्निंग, कि आप इतना सीख चुके हैं एंड यू आर डन। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। एंड अगर कोई ट्रेडिंग में उतर रहा होता है तो उसको 4 लोग वार्न करने आ जाते हैं कि भाई इसमें पैसा खराब होता है, तो आप एक यंग इन्वेस्टर को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं पहली बात तो कहूँगा कि अगर कोई आपको ये एडवाइस दे रहा है कि हाँ यहाँ पे पैसा डूबता है, आई एम वेरी हैप्पी। इतने सारे रिटेल ट्रेडर्स जो हैं वो एफएनओ में जंप करते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट लॉट साइजेस, मार्जिन्स क्या होते हैं, टाइम डिके क्या होता है। क्या ऐसे लोगों को आप अगर एक वर्ड ऑफ कॉशन देना चाहें? अगर आप जंप कर ही रहे हैं, सबसे पहले सबसे महंगी मिस्टेक आपकी क्या रही है अब तक आपकी इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग जर्नी में? इट वॉज अ प्रॉफिटेबल डे एंड अगर कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है तो वो पहली बात आपको किसी यूट्यूब वगैरह पे नहीं मिलेगी। इनफैक्ट मैं कहता हूँ कोई उसको बेचेगा भी नहीं, बेचने के नाम पे कुछ और बेचेगा, वो ये नहीं बेचेगा। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ना बहुत इंटिमिडेटिंग साउंड करते हैं। अगर आपको 1 मिनट में समझाना हो तो आप कैसे समझाओगे कि क्या है? अगर आपको सिर्फ कोई एक किताब या कोई एक कोर्स या कोई एक मेंटोर चूज करना होता जो कि आपके हिसाब से बहुत अच्छी ट्रेडिंग सिखा सकता है, तो आपके पास ऐसा कोई नाम है क्या हमारे लिए? देखिए, ट्रेडिंग कितने टाइप्स की होती है? ट्रेडिंग तो ऐसे बहुत तरह की होती है। अगर हम बात करें, शुरुआत करें तो ज़्यादातर लोग मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं। दैट मीन्स चार्ट पे आ रहे हैं, देख रहे हैं। अब मैनुअल ट्रेडिंग के ही बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओके। तो एक तो हो गई आपकी मैनुअल ट्रेडिंग जी। फिर एक होता है सिस्टमैटिक ट्रेडिंग। सिस्टमैटिक ट्रेडिंग का मतलब होता है जहां पर हम जो ट्रेड ले रहे हैं वो गट फील पे नहीं ले रहे, इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन रूल्स। अब वो रूल्स बहुत ही सिंपल हो सकता है और इट कैन बी वेरी कॉम्प्लेक्स ऑल्सो। तो आज आई एम श्योर कि आपके पास और क्वेश्चन होंगे सिस्टमैटिक ट्रेडिंग के, बट सिस्टमैटिक ट्रेडिंग बेसिकली मेरे पास एक सिस्टम है जिसके बेस पर मैं ट्रेड ले रहा हूँ। मुझे मार्केट के सामने कुछ सोचना नहीं पड़ रहा है। आई ऑलरेडी हैव ऑल माई रूल्स रिटन डाउन और मैं उसके बेस पर ट्रेड लूंगा। द थर्ड काइंड ऑफ ट्रेडिंग ऑब्वियसली इज एल्गो ट्रेडिंग, जो बहुत पॉपुलर होते आ रहा है। हाँ, और आप एक्सपर्ट हैं उसके? हाँ, मतलब मैं एल्गो ट्रेडिंग करता हूँ कुछ साल से। तो एल्गो ट्रेडिंग में जो मैं सिस्टम्स करने वाला है वो अब मैं खुद नहीं करूंगा, आई विल लेट माई कंप्यूटर डू इट। अच्छा, ओके। एंड काफ़ी लोग उसको एआई, क्योंकि अब एआई सबसे ज़्यादा बहुत पॉपुलर वर्ड है तो कोई इसको एआई ट्रेडिंग बोलता है, बट एक्चुअली इसमें कोई एआई का यूज उतना नहीं होता है। इट इज जस्ट कि हमने जो स्ट्रैटेजी बनाई है वो फुल्ली ऑटोमेट हो जाएगी। अच्छा। एंड द फोर्थ काइंड ऑफ ट्रेडिंग जो आई वुड से सबसे कॉम्प्लेक्स है, दैट इज कॉल्ड HFT। HFT होता है आपका हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। ये एज अ नॉर्मल ट्रेडर आप और मैं नहीं कर सकते, बिकॉज इसका जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसका सॉफ्टवेयर बनाने में बहुत खर्चा आता है। इसमें आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग सर्वर्स होने चाहिए। द सर्वर्स शुड बी एट को लोकेशन सर्विसेज। तो ज़्यादातर जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं वो HFT ट्रेडिंग करते हैं। ओके ओके। आप कौन सी करते हैं? मैं प्रेडोमिनेटली जो एल्गो ट्रेडिंग वाला पार्ट है मैं वो करता हूँ। और उसके अलावा भी कोई सी आप करते हैं क्या, या सिर्फ एल्गो ट्रेडिंग करते हैं? अगर मैं इंडियन मार्केट्स की बात करूं जी, इंडियन मार्केट्स में आई एम ओनली डूइंग एल्गो ट्रेडिंग। बट अगर मैं क्रिप्टो की बात करता हूँ, सो आई ट्रेड क्रिप्टो आल्सो। क्रिप्टो में मैं HFT करता हूँ। सो आई एक्चुअली डू हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग इन क्रिप्टो मार्केट्स। उसके कुछ रीजंस हैं। इंडियन मार्केट्स में अगर मैं HFT करना चाहता हूँ, आई विल हैव टू टेक अ लॉट ऑफ लाइसेंसेस। तो मेरे को सेबी का लाइसेंस चाहिए होगा, बहुत सारे लाइसेंस चाहिए होंगे, एंड आई हैव टू बी अ मेंबर। मतलब मेरे पास NSE का मेरे को मेंबरशिप होनी चाहिए, मैं तभी HFT कर सकता हूँ, वरना अलाउड नहीं है। अच्छा। बट क्रिप्टो में इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। मैं कहूँगा इस तरह के कोई मुझे रेगुलेशंस के पीछे नहीं आना पड़ता जी। तो मैं HFT बहुत आराम से कर सकता हूँ। सो जैसे कि आपने वर्ड सुनेंगे मार्केट मेकिंग, दैट मीन्स मैं मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जब हम मार्केट में देखते हैं कि कितने सारे ओपन ऑर्डर्स दिख रहे होते हैं, लॉट ऑफ बिड ऑर्डर्स एंड लॉट ऑफ आस्क ऑर्डर्स, सो वो मेरे ही ऑर्डर होते हैं। तो अगर कोई आ रहा है, बड़ा सिंपल सा स्ट्रैटेजी बता, मान लो प्राइस चल रहा है किसी स्टॉक का, आपके किसी क्रिप्टो का 100 रुपये का प्राइस चल रहा है। अब मैंने वहां पे प्राइस लगा दिया 101 पे मैं सेल करूंगा, 102 पे सेल करूंगा, 103 पे सेल करूंगा, 99 पे बाय करूंगा, 98 पे बाय करूंगा, 97 पे बाय करूंगा। तो मैंने 3 लेवल ऊपर की भी सेलिंग प्राइस डाल दी, 3 लेवल नीचे की भी बाइंग प्राइस डाल दी। ये सारे ऑर्डर मेरे हैं जी, और ऑल ऑफ देम आर ओपन ऑर्डर्स जी। अब देखिए मार्केट में तो हर सेकंड मार्केट मूव हो रहा है। 99% क्या होता है कि हल्का सा ऊपर गया फिर नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। तो इसमें हम प्रॉफिट कैसे कमाते हैं? कोई नॉर्मल ट्रेडर आया तो वो यूजुअली मार्केट ऑर्डर लगाता है। तो
तो जैसे ही उसने अगर मार्केट ऑर्डर बाइंग का लगाया तो मैं 101 पे सेल कर दूंगा, उसको 101 पे बाय हो जाएगा। हाँ। अब कोई और ट्रेड आया जिसने सेल करना है, अब जब वो सेलिंग का ऑर्डर लगाएगा मेरा 99 पे मैं बाय कर लूंगा, वो सेल कर देगा। हाँ। तो मेरे को पर ट्रेड 2 रुपए 1 रुपए 2 रुपए 1 रुपए मिलता जाएगा। अच्छा, ओके। सो दैट इज कॉल्ड HFT, या जिसको हम मार्केट मेकिंग बोलते हैं। ओके। तो ये मैं HFT ट्रेडिंग करता हूँ क्रिप्टो मार्केट्स में। मैं अपनी तरफ से ये चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि असीम सर के साथ मैंने पहले भी काफ़ी काम किया हुआ है। एंड एक चीज़ जो मैं इनके बारे में बोल सकती हूँ वो ये कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स आइडिया और कॉन्सेप्ट को भी ये बहुत सिंपल तरीके से और बहुत सिंपल एग्जांपल्स के साथ समझाने में ही इज़ एक्चुअली एन एक्सपर्ट। मैंने इनसे ट्रेडिंग एक्चुअली सीखी हुई है, हमने साथ में बहुत काम किया हुआ है पास्ट में इन द लास्ट 2 years, एंड ही इज़ एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट पीपल टू टीच यू अबाउट ट्रेडिंग टुडे। तो सर, आज के इस पॉडकास्ट को हम इस तरह से पोजीशन करते हैं कि जैसे ये एक मास्टर क्लास है फॉर पीपल हु आर ट्राइंग टू लर्न टू ट्रेड इन द मार्केट, दे आर न्यू, एंड इसलिए थोड़ा हम सिंपल ही रखेंगे। हालांकि सवाल मेरे पास हाई फाई भी हैं, मगर हम शुरुआत में लेट्स कीप इट इजी फॉर पीपल। तो मैंने बस आपको थोड़ा सा कम्युनिकेट कर दिया अपना आइडिया, क्योंकि मेरी ऑडियंस उस टाइप की है, तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये क्लैरिटी ज़रूरी थी कि मैं आपको दूं। ठीक, अब मैं अपने अगले सवाल पे आती हूँ, और सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस फियर से जो ट्रेडिंग के अराउंड है। इस टाइम पे मार्केट में लोग डरते हैं, एंड अगर कोई ट्रेडिंग में उतर रहा होता है तो उसको 4 लोग वार्न करने आ जाते हैं कि भाई इसमें पैसा खराब होता है। तो आप एक यंग इन्वेस्टर को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं पहली बात तो कहूँगा कि अगर कोई आपको ये एडवाइस दे रहा है कि हाँ यहाँ पे पैसा डूबता है, आई एम वेरी हैप्पी, दैट्स अ गुड एडवाइस रादर देन अ बैड एडवाइस। अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि नहीं यहाँ जाओ डेली प्रॉफिट बनने वाला है, वो गलत एडवाइस है। द गुड एडवाइस जो आपने कहा कि अच्छी बात है, जो ऑनेस्ट एडवाइस है। देखिए ट्रेडिंग मैं कहूँगा कि इट्स वेरी वेरी ईजी टू स्टार्ट विद, क्योंकि ऑब्वियसली देयर आर नो एंट्री बैरियर्स। किसी के पास आज 100 रुपए भी है, एक दिन लगता है किसी में भी आप अकाउंट खुलवा सकते हैं ब्रोकर में, दूसरे दिन से आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग शुरू करना कोई बड़ी बात नहीं है, इट कैन बी डन इन हाफ अ डे, बट लर्निंग के साथ करना बहुत ज़रूरी है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि अगर कोई यहाँ पे आ रहा है नया ट्रेडर, कि वो थोड़ा सा सोच के आ रहा है कि हाँ यहाँ पर कम से कम डेली प्रॉफिट तो नहीं आ रहा। वो जो चिट फंड वाला एग्जांपल मुझे याद आ जाता है, अक्षय कुमार वाला, कि 21 दिन में पैसा डबल। So वो एग्जैक्टली वो एकदम नहीं होता है स्टॉक मार्केट में। तो येस, यू शुड बी वरीड, बिकॉज अगर आप सेबी की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो 90% ट्रेडर्स का लॉस होता है। तो इसका मतलब आपको प्रॉफिटेबल होने में केवल 10% चांस है जी। बहुत प्रॉफिटेबल होने में और भी कम चांस है। सो कम विद द राइट एजुकेशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। देखिए काफ़ी बार क्या होता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है मार्केट से कि हाँ मैं इतना रिटर्न तो निकाल ही लूँगा। अब उतना रिटर्न निकालने के चक्कर में ऑब्वियसली आप रिस्क ज़्यादा लेंगे, मे बी यू विल टेक मोर लेवरेज, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट तो क्या आपका कैपिटल भी जा सकता है। सो येस, इन द लास्ट 8 to 10 years while I have been trading, देखिए आपकी स्ट्रैटेजी चेंज होती रहेंगी, एंड जैसे से आप मार्केट में जितने साल रहेंगे आपकी नई नई स्ट्रैटेजी भी बनती रहेंगी, बिकॉज यू विल लर्न न्यू थिंग्स फ्रॉम अदर ट्रेडर्स ऑल्सो। बट एक चीज़ जो मेरे को पिछले 10 साल में कॉन्स्टेंट रही है, दैट हैज़ बीन रिस्क मैनेजमेंट, कि मुझे अपना रिस्क कितना लेना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो सबका अलग है, हो सकता है कि आपको कि जी मुझे 5% का रिस्क लेना है, मैं कहूँगा मुझे 2% का रिस्क लेना है, बट आपको आपका खुद का रिस्क एपेटाइट पता होना ज़रूरी है। Once you know what is the amount of money that you're willing to lose, उसके बेस पे आप कमाने की कोशिश कर सकते हैं। सर, अगर कोई 1 लाख रुपए के कॉर्पस के साथ स्टार्ट कर रहा है तो आपके हिसाब से रिस्क कितना लेने का, मतलब अगर वो ट्रेडिंग में घुस रहा है तो कुछ तो दिमाग में लेके चल रहा है कि इतना पैसा मेरा लूज हो सकता है, आपके हिसाब से वो कितना होना चाहिए, कि कितने के लिए आप लूज करने के लिए ओके होना चाहिए? When you're starting 1 लाख पे आई थिंक एज अ न्यू ट्रेडर, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी एक अगर मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिल रहा तो कम से कम आप कुछ ना कुछ सीख के जा रहे हैं। लर्निंग है। 25% का आई एम सेइंग कि आप पूरे साल में जी लूज कर सकते हैं। दैट इज़ अ जनरल, मैं कहूँगा कि कोई बड़ी बात नहीं है। ऑब्वियसली वंस यू गेट मोर एक्सपीरियंस्ड तो आप चाहोगे कि पूरे साल में अगर मैं 1 लाख रुपए ला रहा हूँ तो 10% ज़्यादा लूज ना हो, बट स्टार्टिंग में मैं 25% तक कहूँगा। दैट मीन्स आप 75,000 तक अगर आपका पहुंच जाता है 1 साल में, यू हैव डन अ रीजनेबली गुड जॉब, क्योंकि आप कम से कम पूरा नहीं लुटा दिया आपने। हाँ, एंड अब आप खुद समझ सकते हैं कि अगर आप 25% लॉस कर रहे हैं तो अब आप एक ट्रेड में 10% का रिस्क तो नहीं ले सकते।
दैट मेक्स सेंस। क्योंकि अगर आपने एक ही स्टॉक में या एक ही ट्रेड में 10% का रिस्क ले तो 3 दिन में आपकी ट्रेडिंग करियर खत्म हो जाएगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, राइट? सो जैसे आपने बहुत अच्छा चीज पूछी कि आपका एक बड़ा गोल क्या है, कि मैक्सिमम लॉस शुड बी 25%। अब अगर मैं ये देखता हूँ कि मैं पूरे साल में लेट्स से 2 ट्रेड्स पर डे लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि 250 दिन ही ट्रेडिंग होगी तो 500 के रह गए, बाकी 500 के करीब रह गए। तो अगर 500 ट्रेड में ले रहा हूँ एंड अगर अब मैं ये नहीं मान रहा कि मेरे सारे ट्रेड लूज होंगे, ऑब्वियसली दैट विल नॉट हैपन, बट लेट्स से आई एम नॉट गुड राइट नाउ और मुझे मार्केट्स को पकड़ने की समझ नहीं है, 60% लूज हो रहे हैं, लेट्स गो फॉर दी वर्स्ट केस सिनेरियो, तो मेरे 300 ट्रेड में लॉस हो रहा है और मेरे 200 ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है। अब मैं ये भी मानता हूँ कि चलिए जो 300 और 200 है अभी हम सेम प्रॉफिट और लॉस ले रहे हैं, मतलब अगर लॉस हो रहा है तब भी 1 रुपये का हो रहा है, प्रॉफिट भी 1 रुपये का आ रहा है, क्योंकि ध्यान रखिए आप जो भी ट्रेड लेंगे आपको उसमें ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, गवर्नमेंट के चार्जेस देने पड़ेंगे, पास वाला तो वो भी आपको आपके कॉर्पस से ही जाएंगे, राइट। अभी मान के चलते हैं चलिए 1:1 है, तो मेरे पास 300 - 200 मतलब 100 ट्रेड में मुझे अभी भी लॉस हो रहा है। अब हम लोग जब ढूंढते हैं तो इसको हम एक वर्ड यूज करते हैं, इसको बोलते हैं मैक्स ड्रॉडाउन, बट अगर हम नॉर्मल कैलकुलेशन करें तो 25% अगर मैंने अपना सोचा हुआ है डिवाइड बाय 100%, तो आप उस हिसाब से थोड़ा मैथमेटिकली निकाल सकते हैं कि हाँ मुझे पर ट्रेड कितना रिस्क लेना है। ओके, तो ये अच्छा आपने एक फॉर्मूला टाइप का, क्या ये सच में यूज किया जा सकता है? हाँ, जैसे मैंने बोला कि मैं एल्गो ट्रेडिंग करता हूँ, तो मैं काफी आंसर्स जो होंगे वो बड़े मैथमेटिकल होने वाले हैं, बिकॉज हम सब कुछ फीड करते हैं कंप्यूटर्स को। ओके, कंप्यूटर में खुद ने दिमाग नहीं देखो, आप उसको सारे रूल्स बताओगे, आप उसको सारे फॉर्मूलाज बताओगे, तो ये सारी चीजें एक्चुअली जब हम अपनी स्ट्रैटेजीज या जब हम ट्रेडिंग करते हैं, ऑल ऑफ दिस इज एक्चुअली फेड इनटू द कंप्यूटर इटसेल्फ, कि आपको ये ट्रेड लेना है तो आपका इतना स्टॉप लॉस होना चाहिए, इतना टारगेट होना चाहिए, वी पुट दैट। तो इसलिए जब मैंने एग्जांपल दी, दिस इज समथिंग व्हिच इज एक्चुअली डन इन द मार्केट्स। ओके, आपने अल्गो ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट की? क्योंकि ये तो बहुत मतलब नया सा कॉन्सेप्ट है, और मतलब आप ऑलरेडी इसमें पुराने भी हो चुके हैं और लोग अभी उस पर स्विच भी नहीं कर पाए। हाउ डिड ऑल दिस हैपन? जी, सो आई हैव बीन डूइंग अल्गो फॉर ऑलमोस्ट 7-8 years नाउ। वाओ, ओके। मैं ये काफी स्ट्रांगली बोल सकता हूँ, वी वर अमंग द फर्स्ट टू स्टार्ट अल्गो ट्रेडिंग इन इंडिया। उसका रीजन था क्योंकि मेरा एक स्टार्टअप था 6-7 साल पहले, जहां पर हम अल्गो ट्रेडिंग करते थे। उस समय ऑब्वियसली इस तरह के कोई रूल्स नहीं थे कि अल्गो ट्रेडिंग नहीं कर सकते, या जो अब नए सेबी के रूल्स आ रहे हैं आईपी वगैरह के, एंड वी वर डूइंग इट विद अपस्टॉक्स। अच्छा, अपस्टॉक्स की एपीआईज वर अमंग, अपस्टॉक्स जो ब्रोकर हैं, दे वर अमंग द फर्स्ट टू रिलीज देयर एपीआईज। अच्छा, तो मेरे को उनसे एपीआई मिली थी, क्योंकि मैं अपस्टॉक्स के फाउंडर्स को थोड़ा जानता हूँ, तो वहां से थोड़ी हेल्प मिल गई थी कि एपीआई भी मिल गई, डेटा भी मिल गया, टेस्टिंग भी कर ली। सो दैट इज हाउ वी स्टार्टेड। एपीआई मैं समझती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड खुद डील करते हैं और ये सब चीज़ें वो अक्सर में से मेंशन करते हैं, बट एक लर्नर के लिए एपीआई समझने के लिए आप थोड़ा सा बता दें कि एपीआई क्या होती है। तो आप किसी भी, जरूरी नहीं कि स्टॉक मार्केट की बात हो, बट अगर आप किसी भी एक थर्ड पार्टी के सॉफ्टवेयर को एक्सेस करना चाहते हैं, अभी एग्जांपल के लिए हम स्टॉक ब्रोकिंग की बात कर लेते हैं, आप ज़रूदा पे हैं या ग्रो पे हैं, तो अभी आप उनकी वेबसाइट पे जाते हैं और आप आराम से अपने ऑर्डर्स देख सकते हैं, पोजीशंस देख सकते हैं, ऑर्डर लगा सकते हैं। राइट। मैं सेम थिंग मैं कोड के थ्रू भी कर सकता हूँ। अब वो कोड कैसे देखेगा? द कनेक्शन बिटवीन योर लैपटॉप एंड द ब्रोकर। तो आप जो कनेक्शन करेंगे, अब वो कनेक्शन आप कैसे कर पाओगे? तो हर ब्रोकर आपको एक तरीका देता है, आप उसको बोल सकते हैं बैकडोर एंट्री, ताकि आप अपने लैपटॉप से जो भी आपके अकाउंट की इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कि आपने आज कितने ऑर्डर लगाए हैं, क्या पोजीशंस हैं, वो आप कैसे वहां से एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसको हम बोलते हैं एपीआई। सर आप मुझे करेक्ट करिए अगर मैं गलत बोलूं तो, एक तरीके से एपीआई को इस तरह समझा जा सकता है आसान भाषा में कि हमने जो हमारे लिए सॉफ्टवेयर कर रहा है, हमें उतनी ताकत आ गई कि हम उसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए। करेक्ट। तो जो वेबसाइट कर रही है, हाँ, आप वो पूरी की पूरी चीज अपने एंड से खुद कर सकते हैं, जो सिर्फ आपके लिए फिर आपके हिसाब से चले। जी, और आप बना लिया आपने और उसको। आप उस पे पूरा डिजाइनिंग भी चेंज कर सकते हो। अब मान लो आपका एक नॉर्मल, आपने ज़रूदा या ग्रो लिया जी, जहां पर आप एक सिंपल सा बाय और सेल ट्रेड लगा सकते हो। जी। आप एपीआई की मदद से उसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी लगा सकते हो कि एक ही बटन दबाएं
तो मेरा बाय भी हो जाए, सेल भी हो जाए, स्टॉप लॉस भी लग जाए, टारगेट भी लग जाए, सब कुछ एक ही बार में हो जाए। ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं बिकॉज जब हम API को यूज़ करते हैं तो हर एक अलग अलग मॉड्यूल को हम तोड़ सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं अपने यूज़ के जी। हिसाब से। अच्छा, आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते होंगे क्योंकि आप तो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं आज की डेट में। सर, आप कितने तक का कॉर्पस मैनेज करते हो, रफ आइडिया? मैं मैनेज नहीं करता, मैं अपने लिए? अपनी खुद की ट्रेडिंग करता हूँ। सो आई एम ट्रेडिंग विद मोर देन 1 CR। अब मेरा कैपिटल मैं कहूँगा थोड़ा मैंने कम कर दिया है बिकॉज अब मैं क्रिप्टो पे मैंने काफ़ी शिफ्ट कर दिया। ओके, आपको क्रिप्टो सेफ लगता है? क्योंकि क्रिप्टो मुझे कभी सेफ नहीं लगा और कभी लगेगा भी नहीं। क्रिप्टो 2 तरह की ट्रेडिंग मैंने आपको जैसे बताई, राइट। मैं यहाँ पर कुछ भी क्रिप्टो में मैं ढूंढ नहीं रहा हूँ कि इस समय मार्केट कहाँ मूव करने वाला है। मैं वो क्या कहते हैं कहीं भी प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूँ। प्रेडिक्ट नहीं कर रहे आप? आई एम डूइंग मार्केट मेकिंग। मैं यहाँ पे केवल आर्बिट्राज ट्रेड ले रहा हूँ। लिटरली मैं ये वर्ड बोल सकता हूँ कि जो मेरे ट्रेड लगेंगे क्रिप्टो में 95% ऑफ द ट्रेड्स विल बी प्रॉफिटेबल बिकॉज ट्रेड ही वो लगेगा जिसमें प्रॉफिट आ रहा है। अच्छा, उसमें आपकी हेल्प कौन कर रहा है फिर? आपका एल्गोरिदम? एल्गो, यस। ओके, बट ये बहुत बड़ा क्लेम है, 95% में आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। हाँ, बिकॉज मैं जैसे मैंने बोला ना कि अगर मैं 2 ट्रेड लगा रहा हूँ, मैंने 101 पे सेल किया, मैंने 91 पे बाय किया। अब ये ट्रेड जब ट्रिगर हुआ तो 2 रुपए का प्रॉफिट तो गारंटीड हो गया ना। अच्छा 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 अच्छा, इस तरह से। जी 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 जी, मैं बिल्कुल। यहाँ पर ये सोच ही नहीं रहा कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है। ओके ओके ओके। आई एम ओनली प्लेइंग फॉर माई स्पीड। बेसिकली मैं यहाँ पर जो ट्रेडिंग कर रहा हूँ HFT, वो मेरी स्ट्रैटेजी नहीं है। दैट आई एम प्लेइंग ऑन द स्पीड ऑफ द सॉफ्टवेयर। ओ वाओ, या स्पीड ऑफ द सॉफ्टवेयर, जिसकी जी। बहुत प्रॉब्लम है। आई फील समटाइम्स पीपल कंप्लेन अबाउट दोज थिंग्स। मैं ट्रेड ले नहीं पाया, उसे ये देखो आपकी ऐप क्रैश हो गई है, ये हो गया, वो इस तरह की चीज़ें मैंने कमेंट्स में पढ़ी हैं लोगों के। हाँ, बट जब हम, ये तो आप बहुत नॉर्मल चीज़ बता रहे हैं। हाँ, बट जो मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ, हम लोग बहुत एक्सट्रीम फास्ट स्पीड की बात कर रहे हैं। सो जहाँ पर हम माइक्रो सेकेंड्स में ट्रेडिंग करेंगे। ओके, वाओ, ओके, ये सब सीखना है मुझे आज आपसे। अच्छा, ये सारी जो ऐप्स हैं जिनके काफ़ी नाम हैं, जैसे धन हो गई, ग्रो हो गई, एंजल वन हो गई, देन अपस्टॉक, ज़ीरोधा, इन सब में आप किसको प्रेफर करते हैं? एंड प्लीज़ बी वेरी ऑनेस्ट, डोंट वरी, आई नो बोथ ऑफ अस वर्क फॉर ग्रो, बट इट्स ओके, लेट्स बी ऑनेस्ट। आई हैव बीन यूजिंग ज़ेरोधा फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। जी। उसका रीज़न ये है कि जैसे मैंने बोला कि मैं एल्गो में ट्रेड करता हूँ, एंड ग्रो ने अभी बहुत रिसेंटली ही अपनी API को रिलीज़ किया है। जी। आई थिंक 3 महीने हुए हैं। आई बीन वर्किंग वेरी क्लोजली विद द डेवलपमेंट टीम ऑल्सो। ओके। तो ग्रो हैज़ बीन माई गो टू प्लेटफॉर्म। उससे पहले मैं बहुत सारे अलग अलग ब्रोकर्स के साथ मैंने काम किया है। अपस्टॉक्स बीइंग वन ऑफ द अर्लीस्ट, जैसे मैंने आपको बताया, बिकॉज हमने वहीं से शुरुआत करी थी। देन देयर इज अनदर ब्रोकर कॉल्ड IB, इंटरैक्टिव ब्रोकर्स। इंटरैक्टिव ब्रोकर्स इंडियन ब्रोकर नहीं है, बाहर का ब्रोकर है। इससे आप अलग अलग मार्केट्स में ट्रेड कर सकते हैं। इनका जो सॉफ्टवेयर है, आई थिंक कंसिडर्ड, एटलीस्ट पर्सनली स्पीकिंग, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉफ्टवेयर। अच्छा, ओके। हाँ, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, बहुत ही प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है। मतलब आपको सॉफ्टवेयर देख के मजा आ जाएगा। अगर आप ट्रेडिंग आपको पसंद है, यू विल लव द सॉफ्टवेयर इटसेल्फ। द ओनली प्रॉब्लम आई फाउंड वाज क्योंकि उनका जो सर्वर था, दैट इज व्हाट आई एटलीस्ट रेड, अब शायद चेंज हो गया हो, दैट वाज नॉट इन इंडिया। तो उनका सर्वर आई थिंक वाज इन हांगकांग बिकॉज इट्स आउट ऑफ इंडियन ब्रोकर। तो स्पीड स्लो थी वहाँ पे। एंड आई वाज, सिंस आई वाज ऑलवेज एन एल्गो ट्रेडर, तो मेरे लिए वो 1 सेकंड भी डिले, माइक्रो सेकंड मैटर करता है आपके लिए। तो मेरे लिए वो 1 सेकंड भी बड़ा स्लो हो जाता था। तो हाँ, आई ट्रेडेड विद देम फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, बट नाउ उसके बाद आई बीन विद ज़ेरोधा, एंड रिसेंटली जब से ग्रो की API है, आई एम ट्राइंग टू शिफ्ट लॉट ऑफ माई कॉपर्स। है कि एक बार आप किसी एक ब्रोकर से शुरू कर चुके होते हैं तो आप उसको शिफ्ट नहीं करना चाहते, बिकॉज आपको पूरे का पूरा फ्रंट एंड की आदत हो जाती है, स्टिकीनेस होती है। हाँ, सो वो रहता है। बट या फ्यू ब्रोकर्स ओनली, अपस्टॉक, ज़ेरोधा, ग्रो एंड इंटरैक्टिव ब्रोकर्स इन इंडियन मार्केट्स। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अंडरलाइंग एंड डेरिवेटिव्स? अंडरलाइंग तो हो गया आपका स्पॉट। तो अगर मैं रिलायंस की बात करता हूँ, तो अगर आप रिलायंस को बाय करते हैं, रिलायंस के स्टॉक को बाय करते हैं, दैट्स कॉल्ड द अंडरलाइंग। ठीक है, ठीक है, एकदम बेसिक रखेंगे। हाँ, नए एक बिगिनर के लिए। जी। डेरिवेटिव्स होता है कि इसी स्टॉक का, जैसे दूध का दही हो जाना, राइट। सो सेम थिंग, इस स्टॉक का हमने इसमें कुछ एक फीचर ऐड कर दिया ताकि वो एक डेरिवेटिव बन गया, उसको डिराइव करा है हमने। अब ये क्यों करना पड़ता है, पहले क्वेश्चन तो ये आता है क्योंकि अगर आप चार्ट्स पे देखेंगे तो आपको एक रिलायंस भी दिखेगा और आपको रिलायंस फ्यूचर्स भी दिखेगा। जी। अब रिलायंस फ्यूचर्स जो है वो एक डेरिवेटिव है, रिलायंस स्टॉक है। वेरी गुड एग्जाम्पल। ठीक है, तो
पहला क्वेश्चन तो आप लोगों को यही होगा कि फ्यूचर की जरूरत क्या है, जब मेरे पास रिलायंस है मैं फ्यूचर को ट्रेड क्यों करूंगा? करेक्ट। क्योंकि अगर आप चार्ट देखेंगे प्राइस 99% सेम चलता है। हाँ। तो वन ऑफ द मेजर, मैं कहूँगा 2 मेजर रीजंस हैं। पहला रीजन तो है दैट इज लेवरेज। अगर आप रिलायंस को बाय करना चाहते हो तो आपको अगर 100 रुपए देने पड़ रहे हैं, आप रिलायंस फ्यूचर को 10 रुपए में बाय कर लेंगे। हाँ, पहली ठीक चीज। है। अब मैं कहूँगा कि वो भी जो डिफरेंस है कम होते आएगा, बिकॉज MTF फंक्शनलिटी शुरू कर दी है मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स ने, मार्जिन ट्रेडिंग पोजिशनली भी वो शुरू हो चुका है। तो मैं कहूँगा ये बड़ा डिफरेंस रहा ही नहीं। बट द मेजर डिफरेंस स्टिल इज द शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग मतलब मान लीजिए कि अगर मुझे लग रहा है कि कल रिलायंस का प्राइस नीचे खुलेगा तो मैं उसका बेनिफिट कैसे लूंगा? मैं आज सेल करना चाहता हूँ, कल बाय करना चाहता हूँ, तभी मैं बेनिफिट ले पाऊंगा। आज महंगा है मैं आज सेल करूंगा, कल जब नीचे गिरेगा तो मैं बाय करूंगा, तो मैं वो डिफरेंस का पैसा नहीं। ये स्टॉक में पॉसिबल नहीं है। इंडियन मार्केट्स में हम स्टॉक्स को पोजिशनली शॉर्ट सेल नहीं कर सकते। बाहर आप यूएस में कर सकते हैं, बट अगर मैं फ्यूचर को ट्रेड करता हूँ आई कैन डू दैट। मतलब मैं आज रिलायंस फ्यूचर को सेल कर सकता हूँ, जिसको शॉर्ट सेल बोलते हैं, और मैं कल या परसों बाय कर सकता हूँ जब आपको उम्मीद है कि आपको सस्ता मिल रहा होगा। जब सस्ता मिल रहा होगा, राइट। तो बड़ा सिंपल एग्जांपल है कोविड का। अब कोविड में मार्केट्स फेल ह्यूज, एवरीवन नोज दैट। अगर आप म्यूचुअल फंड्स को देखेंगे, ऑल द म्यूचुअल फंड्स हैड टू गो डाउन। कोई इसमें बड़ी बात नहीं, बिकॉज अगर मार्केट गिर रहा है, उन्होंने किसी में भी स्टॉक में करा होगा वो भी गिरे तो वो भी म्यूचुअल फंड भी गिरेंगे। बट एज अ डेरिवेटिव ट्रेडर यू कैन एक्चुअली मेक मनी, क्योंकि आप डेरिवेटिव से गिरते हुए मार्केट में भी पैसा कमा सकते हैं। सो ये बहुत बेसिक मैंने आपको बताया डिफरेंस, बिकॉज डेरिवेटिव्स भी बहुत तरीके के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं डेरिवेटिव्स? हम उसी में थोड़ा डीप जाएंगे अब। सो a lot of derivatives are there. जो सबसे कॉमन जो एज अ रिटेल ट्रेडर हम यूज करते हैं दैट आर फ्यूचर एंड ऑप्शंस। बट आपको फॉरवर्ड्स भी मिल जाएंगे, आपको स्वॉप्शंस भी मिल जाएंगे, स्वॉप्स भी मिल जाएंगे। सो देयर आर लॉट ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है। बट एज अ नॉर्मल ट्रेडर जो, क्योंकि देखिए काफी जो हमने एग्जांपल लिए थे फॉरवर्ड या स्वॉप्स के, वो OTC बोले जाते हैं, ओवर द काउंटर। मतलब आप वो किसी ब्रोकर के पास जाकर वेबसाइट के थ्रू नहीं कर सकते, आपको काउंटर के थ्रू करना पड़ेगा, बिकॉज आपको काउंटर पार्टी नहीं मिलेगी इतने आराम से। तो जो जिनकी मैं कहूँगा जिनकी लिक्विडिटी अच्छी रहती है, वो ज़्यादातर हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बात करेंगे डेरिवेटिव्स में। अच्छा, अब अगला नेचुरल सवाल आता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में फ़र्क क्या है? ये अपने आप में क्या होते हैं? फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि इनमें दोनों में सिमिलरिटी क्या है, तो मैं आंसर 0 बोल देता, क्योंकि इनमें कुछ सिमिलरिटी नहीं है, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट। फ्यूचर्स तो आपका डायरेक्टली, जैसे मैंने बताया कि एक स्टॉक है जी, उसी को ही आप मान के चल रहे हो कि एग्जैक्टली सेम उसका चार्ट दिखेगा। आपने बस स्टॉक को ना खरीद के आप एक फ्यूचर खरीद रहे हैं, मूवमेंट ऑलमोस्ट सेम है। ये एक लीनियर प्रोडक्ट है। लीनियर प्रोडक्ट का बड़ा सिंपल सा मतलब है कि अगर आप एक स्टॉक को खरीद रहे हो आज, और कल अगर वो स्टॉक 100 रुपए ऊपर खुला है, गैप अप हुआ है, तो आपको 100 रुपए का प्रॉफिट आएगा। और अगर कल वो 100 रुपए नीचे खुला तो आपको 100 रुपए का लॉस होगा। स्टॉक्स आर कंसिडर्ड लीनियर प्रोडक्ट्स, 1:1। ठीक है, सेम थिंग विद फ्यूचर्स, कि अगर आप आज किसी फ्यूचर को 100 रुपया खरीद रहे हो, कल वो 100 रुपए ऊपर खुला तो आपको 100 रुपए का प्रॉफिट, कल वो 100 रुपए नीचे खुला तो आपको 100 रुपए का लॉस। अगेन लीनियर प्रोडक्ट। बट ऑप्शंस आर नॉन लीनियर। दैट मीन्स अगर मान लीजिए मैंने आज किसी ऑप्शन को 100 रुपए का खरीदा है, कल मार्केट 100 रुपए ऊपर खुला, हो सकता है आपको 100 रुपए का फायदा हो जाए, हो सकता है 90 रुपए का फायदा हो सकता है 80, हो सकता है 70, हो सकता है 50, हो सकता है 0, हो सकता है लॉस हो जाए। ऐसा क्यों? दैट इज द ब्यूटी ऑफ ऑप्शंस। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ ऑप्शंस। तो जो ऑप्शंस हैं दे आर कंसिडर्ड नॉन लीनियर प्रोडक्ट्स। एंड तभी अगर आपको पता ही होगा, हमारे सारे व्यूअर्स को भी पता होगा, इंडिया हैज द लार्जेस्ट वॉल्यूम्स ऑफ F&O, बिकॉज जब हम ऑप्शंस की बात करते हैं, बिकॉज ऑफ दिस नॉन लीनियरिटी कॉन्सेप्ट, आप इसमें बहुत सारी मैथमेटिकल स्ट्रैटेजी बना सकते हैं टू टेक बेनिफिट ऑफ दिस नॉन लीनियरिटी। देखिए फ्यूचर्स और स्टॉक में आप उतना बेनिफिट नहीं ले पाओगे, बिकॉज आप कुछ भी कर लो आपका 1:1 का ही रहना है रिस्क टू रिवॉर्ड। बट विद ऑप्शंस यू कैन एक्चुअली प्ले अराउंड विद नंबर्स, जिसको हम बोलते हैं कि आपने 80% एक्यूरेसी स्ट्रैटेजी बना लिया, 80% प्रोबेबिलिटी स्ट्रैटेजी बना ली। ऑल दोस आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस नॉन लीनियरिटी। अच्छा, अगर हमें पता करना हो, जैसे कोई जानता ही ना हो कि फ्यूचर्स होते क्या हैं, तो आप उसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे एकदम आसान लैंग्वेज में? फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव कि फ्रॉम अ अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव? देखिए अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव में केवल ये इतना डिफरेंस है कि आप किसी कंपनी के हिस्सेदार नहीं बन रहे हैं,
जब आप किसी स्टॉक को खरीदते हैं आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन गए हैं, चाहे वो 0.00001% है, बट यू आर बहुत छोटी सी परसेंटेज, बट यू आर मतलब आप उनकी ओनरशिप आपके पास है, आपको डिविडेंड वगैरह सब मिलेगा जी। जब हम फ्यूचर खरीदते हैं वो एक डेरिवेटिव है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। अब हर एक कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी डेट होती है, तो फ्यूचर्स को आप अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं खरीद के बैठ सकते। अगर मैं रिलायंस का स्टॉक खरीदा हूँ मैं अपने ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर को दे सकता हूँ, बट फ्यूचर के साथ ऐसा नहीं है, 1-2-3 महीने क्या वो खत्म हो ही जाएगा। ओके, दे कम विद एक्सपायरी। यस, प्लस जैसे आपको मैंने सबसे बड़ा डिफरेंस दिया कि उसमें हम शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, मतलब नीचे पे गिरते से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। हर स्टॉक का फ्यूचर नहीं होता है। अगर आप एनएससी की बात करें 2000 स्टॉक्स हैं हमारे पास, बट अगर मैं एफएनओ जिसको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो हमारे सिंबल्स हैं वो करीब 220-230 के आसपास हैं, जो इंडिया के टॉप 220 टॉप 230 कंपनीज हैं। तो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन अ फ्यूचर एंड अ स्टॉक। अगर मैं चार्ट वाइज देखूं, मतलब अगर मैं ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव देखूं, बोथ ऑफ देम लुक वेरी सिमिलर। अगर आप उनका चार्ट देखेंगे साइड बाय साइड तो आप देखेंगे अगर फर्क ही नहीं है, ऑलमोस्ट सेम जा रहा है। ओके, नहीं ठीक है, मैं ये समझ गई। मगर एक नए बंदे को जिसको पता ही नहीं है एफएनओ क्या होता है, तो आप उसको कैसे बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे कि ये होता है एफएनओ, ये किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है? एफएनओ में पहले हम केवल फ्यूचर्स की बात करें, ऑप्शन एकदम ही अलग हो जाएगा। जी। फ्यूचर्स जो कॉन्ट्रैक्ट है, पहली चीज आप, इट्स एन एक्सपेंसिव कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि अगर मैं आज एक स्टॉक खरीदना चाहता हूँ मैं केवल एक क्वांटिटी बाय कर सकता हूँ टेस्टिंग पर्पसेस के लिए। करेक्ट करेक्ट। बट फ्यूचर्स में देयर इज समथिंग कॉल्ड लॉट साइज। जी। तो अगर मैं निफ्टी की बात करता हूँ आपको 75 का लॉट साइज लेना पड़ेगा, या फिर अगर मैं रिलायंस की बात करता हूँ चेंज होते रहते हैं, 500 का होगा जो भी है, क्योंकि मैं ऑप्शन में ट्रेडिंग नहीं कर, स्टॉक्स में ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। अब अगर 500 का लॉट साइज है, मतलब आपको मिनिमम 500 क्वांटिटी ऑफ फ्यूचर खरीदने पड़ेंगे। ओके ओके, ठीक है। इसके अलावा केवल जैसे मैंने बोला कि द मूवमेंट इटसेल्फ देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस, बिकॉज जो इसकी मूवमेंट है वो आपके अंडरलाइन पे डिपेंडेंट है। अगर रिलायंस ऊपर जा रहा है तो फ्यूचर भी ऊपर ही जाएगा। उसका भी रीजन है ऑब्वियसली, क्योंकि अगर वो नहीं गया तो देन अगेन द आर्बिट्राज कम्स इनटू प्ले, जो मैं आपको क्रिप्टो में बता रहा था कि अगर मान लो रिलायंस का स्टॉक है 500 रुपए का जी, और रिलायंस का फ्यूचर है केवल 300 रुपए का। अब ऑन द डे ऑफ द एक्सपायरी, जिस दिन एक्सपायरी होगी फ्यूचर की, उस दिन तो जरूरी है कि रिलायंस का फ्यूचर और रिलायंस का स्टॉक सेम हो जाए। तो अगर इन दोनों में डिफरेंस चल रहा है तो कोई भी स्मार्ट ट्रेडर क्या करेगा, वो रिलायंस को शॉर्ट कर देगा, रिलायंस फ्यूचर को बाय कर लेगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बोथ ऑफ देम हैव टू कन्वर्ज। तो बिकॉज ऑफ दिस आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी द प्राइस ऑफ फ्यूचर इन द स्टॉक विल ऑलवेज बी वेरी वेरी कॉन्स्टेंट। ओके ओके ओके, ठीक है। तो फ्रॉम, अगर आप देखो एज अ न्यू ट्रेडर, एज फॉर अ न्यू ट्रेडर, फ्यूचर सुनने में थोड़ा टफ लगता है कि यार फ्यूचर है क्या है, बट फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव केवल एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि वो थोड़ा महंगा लगता है बिकॉज उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, बट उसकी मूवमेंट एग्जैक्टली, मैं वर्ड ये नहीं बोल सकता एग्जैक्टली सेम है, बिकॉज दे आर नॉट सेम, दे आर सिमिलर, बिकॉज एटलीस्ट दो अलग अलग सिंबल्स हैं, बट मोर और लेस दे वर्क सिमिलरली। बट अगर हम ऑप्शंस में आते हैं, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। ऑप्शंस एकदम अलग बात है कोई, बिकॉज फिर ऑप्शंस के भी दो पार्ट हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। जी, ये तो बहुत बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ, कॉल और पुट। अगर मैं ओटीसी पे आता हूँ तो आपको बैरियर ऑप्शंस मिल जाएंगे, मतलब बहुत तरह के ऑप्शंस होते हैं, देयर आर सो मेनी डिफरेंट ऑप्शंस, क्योंकि ऑप्शंस एक तरह का है जहां पर यू आर एबल टू इवन कस्टमाइज फर्दर। आप बेट कर रहे हो कि वेदर अ स्टॉक विल रीच दिस लेवल और नॉट, दैट इज व्हाट यू आर बेटिंग, राइट। ठीक है, राइट। तो वो फिर ऑप्शन आता है, दैट इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। एंड वो मैं सबको बोलता हूँ कि वहां पर आप जरूर तभी ट्रेड करें व्हेन यू अंडरस्टैंड देम, क्योंकि केवल अगर आपने डायरेक्शन भी पकड़ ली, लेट्स से आप 99% श्योर थे कि स्टॉक ऊपर जाएगा, इट इज स्टिल पॉसिबल दैट यू एंड अप लूजिंग मनी इन एन ऑप्शन। ऑफ कोर्स। डेरिवेटिव्स का यूज क्या होता है अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि हाँ, जैसे स्टॉक एक मिनिमम वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी कि भाई अगर इतने इतने का 7,000 का कोई शेयर है तो आपको मिनिमम 1 यूनिट लेनी पड़ेगी, मगर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आप बहुत छोटे अमाउंट में भी उसमें बाय एंड सेल कर सकते हैं। उसके अलावा डेरिवेटिव्स का क्या फ़ायदा है, लोग क्यों यूज़ करते हैं डेरिवेटिव्स? वन ऑफ द मेजर रीजंस इज फॉर हेजिंग। हेजिंग बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट वो है। इनफैक्ट अगर मैं ऑप्शंस की बात करूँ, ऑप्शंस केम इनटू बीइंग बिकॉज ऑफ हेजिंग। अब मैं आपको सिंपल एग्जांपल लेता हूँ जी। ऑप्शंस का एग्जांपल लेते हैं। आई एम नॉट श्योर
कि क्या मैं यहाँ पे इस समय पुट ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर सकता हूँ? आप और बिल्कुल करिए, आप जिसमें ठीक है। कंफर्टेबल हैं वैसे करिए। ठीक है, लेट अस से कि हमने एक हमारा पोर्टफोलियो है हाँ। और मैंने उसमें अलग अलग स्टॉक्स लिए हुए हैं। हम्म मेरे पास रिलायंस के भी स्टॉक्स हैं, टीसीएस के भी स्टॉक्स हैं, इन्फोसिस के भी हैं, और आपके इटर्नल और थोड़े मिड कैप स्मॉल कैप के भी हैं। मैं स्पेशली बोल रहा हूँ स्मॉल कैप और मिड कैप बिकॉज उनके हमारे पास फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं है। मेरे पास कंप्लीट पोर्टफोलियो, मान लीजिए टोटल पोर्टफोलियो मेरा 50 लाख का है। अब मेरे को ऐसा लग रहा है, आई हैव अ फीलिंग कि इस समय वॉर भी चल रही है, डोनाल्ड ट्रंप भी थोड़े सठिया गए हैं, एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, तो पता नहीं कल क्या हो जाए। हाँ। ठीक है, तो ये मैं इतने खुले लफ्जों में पहली बार सुना मैंने, अच्छा लगा सुन के। तो हाँ। लेट तो बट अभी कोई गारंटी नहीं बिकॉज वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर इन मोदी, तो हो सकता है कि वो इस पूरी की पूरी वेव को बचा लें, बट एज अ इन्वेस्टर मुझे थोड़ा घबराहट है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने स्टॉक्स को एग्जिट भी ना करूँ, बट मैं अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा बचाना भी चाहता हूँ। यहाँ पर काम आए थे डेरिवेटिव्स। सो डेरिवेटिव्स वर मोर फॉर अ हेजिंग पर्पस। अब मैं कैसे इसको हेज कर सकता हूँ? हेजिंग क्या होता है? हेजिंग मतलब कि जैसे आप करते हो, आपने किसी स्टॉक को बाय किया, ठीक है, आप उसमें अपने आप की इंश्योरेंस लेना चाह रहे हैं। हाँ। तो दैट इज व्हाट वी यूज हेजिंग फॉर। करेक्ट। तो जब आप इंश्योरेंस लेते हैं तो आपकी एक छोटी सी कॉस्ट होती है। अगर बुरा हो गया, अगर बुरा हो गया तो आपको कोई नुकसान ज़्यादा नहीं होगा बिकॉज जहाँ से आपने इंश्योरेंस लिया वो आपके पैसे पेमेंट कर देगा। और अगर बुरा नहीं हुआ तो आपने थोड़ी बहुत कॉस्ट दे दी। तो जनरली तो हम यही होप करते हैं कि ठीक है बुरा नहीं हो। तो सेम थिंग हम स्टॉक मार्केट में भी, जहाँ पर हम हेजिंग करेंगे। अब यूजुअली हाउ यू कैन डू हेजिंग इज बाय बाइंग पुट ऑप्शंस। पुट ऑप्शंस को क्यों बाय किया जाता है? बिकॉज अगर मार्केट नीचे जाएगा तो पुट ऑप्शंस की वैल्यू बढ़ जाती है। पुट ऑप्शन मतलब सेल करने का ऑप्शन। करेक्ट। पुट ऑप्शन मतलब सेल करने का ऑप्शन। अगेन दैट्स अ लिटिल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, बट फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव पुट का सीधा मतलब ये है कि अगर मैं पुट को बाय कर रहा हूँ और अगर मार्केट नीचे गिरता है तो पुट का प्राइस बढ़ जाएगा। तो अगर मैंने पुट मान लो 50 रुपये खरीदी और मार्केट नीचे गिर गया तो हो सकता है वो 50 रुपये 100 रुपये हो जाए। तो मेरे को बेनिफिट कैसे होगा कि जो मेरे जितने स्टॉक्स थे हो सकता है वो नीचे गिरे, मानिए वो 10% नीचे गिर जाए, बट बिकॉज पुट का प्राइस बढ़ जाएगा तो मेरा ओवरऑल मेरा नेट इफेक्ट कम हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई पीपल स्टार्टेड यूजिंग डेरिवेटिव्स हेजिंग करने के लिए। अब मैंने यहाँ पर एग्जांपल आपको लिया था जहाँ पर मैंने अलग अलग छोटे छोटे स्टॉक्स बताए थे। तो आपको एक तरीका तो यह है कि आप हर स्टॉक में पुट खरीद के बैठ जाओ, बट वो करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि पुट में भी लॉट साइज का प्रॉब्लम है। तो अगर मुझे मान लीजिए एक पुट खरीदनी है, मान लीजिए रिलायंस की, उसका जो टोटल वैल्यू आएगा वो 10 लाख का है। तो अब या तो मैं 10 लाख के रिलायंस के स्टॉक खरीदे तब तो मैं 1:1 हेज कर पाऊंगा, वरना मैं हेज ही नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पर हम बीटा का यूज कर सकते हैं। हाँ, वो मेरे पास सवाल है उनका। तो हम अपने पोर्टफोलियो का बीटा निकाल सकते हैं। रिस्क को बीटा कहते हैं। हाँ, तो जिसको कैपम बीटा बोलते हैं। आई कैन फाइंड द बीटा ऑफ माई स्टॉक्स ऑफ माई पोर्टफोलियो और मैं उसके बेस पर अपने हेज कर सकता हूँ। हाँ, सी व्हेन आई एम लिसनिंग टू यू एंड आई एम स्पीकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑडियंस कि ये चीज़ें टेक्निकल हैं जी, एंड बहुत सारी चीज़ें आप भले ही बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, बट फिर भी मुझे शायद और रिसर्च करनी पड़ सकती है एज एन ऑडियंस, एज अ व्यूअर, कि भाई आप, क्योंकि आप एक सर्टेन लेवल से बात कर रहे हैं, आप एकदम ABCD से तो बात नहीं कर रहे हैं। तो कहीं पे भी मैं ऑडियंस को ये बात बोलना चाहूँगी, एंड प्लीज़ करेक्ट मी अगर मैं गलत बोल रही हूँ, कहीं पे भी अगर लोगों को लगे नहीं ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया, आप वीडियो को पॉज करके उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में शायद कोई और वीडियो देख के उसको समझ के एंड यू कैन कम बैक, या ChatGPT की हेल्प लेके कि मुझे बेसिक तरीके से ये कॉन्सेप्ट समझा दो, आप उस डेफिनेशन को पढ़ के यू कैन कम बैक टू द वीडियो, राइट? नहीं, आप एकदम सही बोल रहे हैं क्योंकि अभी तक हमने कैप एंड बीटा जैसे मैंने वर्ड यूज़ किया, अभी तक मैंने वो समझाया नहीं ऑडियंस को। मैंने पुट ऑप्शन का एग्जांपल ले लिया बट मैंने अभी तक आपको पुट ऑप्शन नहीं समझाया। तो यस, इट इज़ पॉसिबल कि मैं कुछ जो टर्म्स बोलूँगा शायद आपको भी वो क्लियर नहीं हो पाए। जैसे अलीना ने बताया ChatGPT इज़ ब्यूटीफुल, आप वहाँ पे जाके बेसिक समझ पाएंगे। आज मुझे अलीना ने बताया था कि यहाँ पर थोड़े एग्जाम्पल ज़्यादा लेना, सो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। जी बिल्कुल, बिना एग्जाम्पल के ना कुछ भी समझ नहीं आता है, क्योंकि भाई आप चाहे कितना ही कोशिश करें, ये चीज़ है ही कॉम्प्लेक्स, बिना एग्जाम्पल के आप इसको समझाओगे ही कैसे? एक स्टेटमेंट मैंने इंटरनेट पे पढ़ रखा है और सुन रखा है, मैं आपसे पूछना चाहूँगी इसमें कितनी सच्चाई है। यूज FNO फॉर hedging and not speculation. Is this correct?
फॉर अ न्यू ट्रेडर यस, जैसे मैंने बताया कि FNO इज यूज्ड फॉर हेजिंग, दैट वाज द मेन पर्पस ऑफ हैविंग FNOs. बट अब मैं कहूँगा द लाइंस हैव बीन ब्लर्ड नाउ. अच्छा. 99% इज मोर फॉर स्पेकुलेशन. जब मैं वर्ड स्पेकुलेशन बोल रहा हूँ, स्पेकुलेशन तो अच्छी चीज नहीं होती ना. नहीं, दैट इज व्हाट, राइट. आई थिंक स्पेकुलेशन का इमेज खराब है. हाँ, वर्ड थोड़ा अजीब लगता है, बिकॉज जब हम उसको इंग्लिश की तरफ से बोलते हैं, आई नो यू आर अ प्रोफेशनल इन इंग्लिश, तो आपको वो स्पेकुलेशन वर्ड वहां से लग रहा होगा. हाँ, उसकी नेगेटिव कॉनोटेशन है. बट इन ट्रेडिंग, स्पेकुलेशन एक्चुअली मीन्स ट्रेडिंग. When you're doing speculating, you are predicting something. That means you're trading something. Right. Right. So in principle, yes, that is what you're doing, right? Yes. So now I would say now the most of the people, including me and including all the traders, हम लोग FNO को as trading instrument use करने लग गए हैं. बहुत कम मैं कहूँगा लोग हैं जो इसको as a hedging instrument use कर रहे हैं. Oh, तो इसका मतलब ये statement false है. The statement was true, was not anymore. But speculation, ऐसा मैंने सुना है, again, I don't usually trade, you know that. तो मैंने ऐसा सुना है कि speculation is very risky and you can lose a lot of money. मैंने शुरुआत में बोला था और मैंने सब लोगों को बड़ा स्पेसिफिकली बताया था कि 90% ट्रेडर्स का लूज होता है बिकॉज ऑफ स्पेकुलेशन. हर किसी को ऐसा ही लगता है ना कि हम उस 10% में होंगे, हम तो बना लेंगे, कोई और बनाए ना बनाए, है ना. आपने भी इस इंटेंट से शुरू किया था क्या? ऑफ कोर्स. देखिए, आप ट्रेडिंग करना आ रहे हैं तो यू हैव टू हैव दैट पॉजिटिव माइंडसेट. एक चीज़ और नोटिस कर रही हूँ मैं आजकल सोसाइटी में, आई डोंट नो, इट्स सॉर्ट ऑफ वियर्ड. जैसे कैफ़े वगैरह में आप कभी कॉफ़ी पीने जाओ तो एक चीज़ दिखती है, लोग ऐसे स्क्रीन पे ना ऐसे खुला हुआ होता है उनका मार्केट उनके स्क्रीन पे, और कॉफ़ी पी रहे हैं और बातें कर रहे हैं, मतलब एक शो ऑफ का एलिमेंट अटैच हो गया है इसके साथ. डू यू एग्री? डू यू सी दैट अराउंड योरसेल्फ? आई हैव सीन दैट. इनफैक्ट नॉट जस्ट एट कॉफ़ी हाउसेस, मैंने जिम में भी देखा ये चीज़ होते हुए. हाँ, बड़ी आवाज, ऊंची आवाज में बात करेंगे. हाँ, मैंने ऐसा कर दिया है और मैंने इतने का ये लगा दिया, मैंने तो तू खरीद ले यार, मैं कह रहा हूँ यार तू खरीद ले. तो यस, इट इज ट्रू, यू आर कम्प्लीटली राइट कि काफ़ी लोग इसको दिखाना चाहते हैं कि हाँ मुझे भी ट्रेडिंग आती है एंड मैं उससे प्रॉफिट निकाल पाता हूँ. मुझे बहुत गाली पड़ेगी इसमें. बट टू बी वेरी फ्रैंक, राइट, आई थिंक मैंने क्या नोटिस किया, जो हु हैज बीन ट्रेडिंग फॉर क्वाइट सम टाइम, राइट, then it becomes part of your life. आप बात भी नहीं करते उसके बारे में. So when my friends come over, obviously जब शुरुआत हमने कर दी तो they used to ask for tips कि क्या होगा. Now they know कि यार मैं कुछ बताने तो वाला हूँ नहीं की क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता. आप अगर मुझसे पूछोगे कल मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे, I have absolutely no idea. तो आई मीन वो चेंज हो जाता है. आई थिंक जो शुरुआत में सब लोगों को बड़ा एक्साइटमेंट तो रहता है, देखिए, बट देन इट डाइज ऑफ. तो मतलब ये जो हम देख रहे होते हैं सड़कों पे, कैफेज में और जिम्स में, ये सिर्फ ऐसे ही है, शो ऑफ ही है, इनको सच में ज्यादा कुछ आता नहीं है. जी एकदम नहीं, ये नहीं कह रहा मैं, देखिए ये नहीं कह रहा. काफी बार मैंने देखा कि उन्होंने आपकी और मेरी वीडियो देख रहे होते हैं वो लोग. राइट. आई हैव अ फ्यू ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस फॉर यू. I haven't numbered them, but approximately 10 से 12 questions होंगे ये. ठीक है. आप मुझे बताइए ये ट्रूथ है कि फॉल्स है, और उसमें बहुत बेसिक सी एक एक्सप्लेनेशन. Let's start with the first one. मैंने इंग्लिश में फ्रेम किए हैं ये. All right. स्टेटमेंट बताऊंगी, आप ट्रू एंड फॉल्स बोलना, फिर अपना रीजन. जी. All futures and options trading in India happens on exchanges like NSE or BSE. No. False, because जैसे मैंने बोला, there are lot of OTC options. OTC जितने भी होते हैं हमारे ओवर द काउंटर, वो आपके एक्सचेंज पे नहीं रहते. Perfect. Brokers in India set margin rules without any SEBI guidelines. नहीं, not at all. ये थोड़ा बहुत मैं कह सकता हूँ पहले होता था. गाइडलाइंस तो तब भी थी, बट ब्रोकर्स वर अ लॉट फ्री, जहाँ पर वो अपने मन के आपको लेवरेज दे सकते थे. Not anymore. STT is charged only when a trade gives a profit. Not at all. STT is one of the massive costs, right? जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि even if you are breaking even, मान लो आपने किसी स्टॉक को 10 रुपए पे बाय किया और 10 पे ही सेल कर दिया, you still end up losing money because आपको ब्रोकरेज भी देना है, उस पे STT वगैरह भी देना है. So STT केवल प्रॉफिट पे नहीं, हर ट्रेड पे लगने वाला है. You must get a derivative segment activated with your broker before you can trade FNO. जी.
तो जब आप अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको उसमें ऑप्शन मिलता है कि आपको कौन कौन से सेगमेंट में ट्रेड करना है. यू कैन ट्रेड NSE, यू कैन ट्रेड BSE, यू कैन ट्रेड FNO, यू कैन ट्रेड MCX. तो डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा एक्टिवेट करवा रहे हैं आप उसी में ट्रेड कर पाएंगे. Every FNO contract has a fixed lot size decided by the exchange. जी, you are right. Every FNO contract has a fixed lot size, but it can change. Okay, the lot size in itself can change, Yes. but it will still be decided by the exchange. Correct. Okay. Traders can choose any lot size they like when buying an option. करेक्ट. सो मैं चाहूँ तो मैं 5 लॉट पे भी बाय कर सकता हूँ, 10 लॉट पे भी बाय कर सकता हूँ, 15 लॉट पे भी बाय कर सकता हूँ. ऑब्वियसली उतने अकाउंट में पैसे होने चाहिए. Right, right. Options lose some value each day as they get closer to expiry. Theoretically yes, because इसको थीटा डिके बोलते हैं. अगेन जो लोग ऑप्शन में नए हैं आपके लिए थीटा डिके वर्ड शायद थोड़ा कॉम्प्लेक्स हुए, बिकॉज यहाँ पर हमने थीटा डिके की बात करी. थीटा इज अ ग्रीक. अगेन यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो नाउ, go to ChatGPT, read what theta decay is, but the question's answer is yes. Profit or loss on futures is settled in cash at the end of every trading day. Mark to market. करेक्ट. जरूरी मतलब उसको M2M बोलते हैं, मार्क टू मार्केट. तो इसमें मतलब क्या हुआ कि अगर आप मान लो किसी स्टॉक को बाय कर रहे हो, आपने रिलायंस को बाय किया 100 रुपये पे, या किसी स्टॉक को 100 रुपये बाय किया और वो कल 90 रुपीज़ का हो गया, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज आपके पास अभी भी वो 100 रुपये का स्टॉक या आपके पास अभी भी वो स्टॉक है और आपके PNL में कोई चेंज नहीं आया जब तक आप उसमें से एग्जिट नहीं लेंगे. फ्यूचर्स आर डिफरेंट. जब आप फ्यूचर्स को बाय करते हैं और आपने फ्यूचर को 100 रुपये बाय किया, कल वो अगर 90 रुपीज़ का हो गया तो जो 10 रुपये का आपको लॉस हुआ है आपके अकाउंट से वो 10 रुपये कट जाएंगे. उसका रीज़न है क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बात करी थी कि जब हम फ्यूचर्स को बाय करते हैं हम पूरे 100 रुपये नहीं दे रहे, हम केवल मार्जिन अकाउंट दे रहे हैं. मान लो जब हम 100 रुपये का खरीदे तो शायद 20 रुपये दे रहे हैं. अब अगर वो 10 रुपये गिर गया आज, मैंने 20 रुपये लगाए हैं तो मेरा रिस्क तो बहुत ही कम है, मेरे 20 रुपये का रिस्क लगा रहा है. तो एक्सचेंज क्या करता है कि भाई जितना आपका गिर गया 10 रुपये मुझे वापस दे दो. दैट इज वाई दे कीप डूइंग MTM, जिसको बोलते हैं मार्क टू मार्केट. Okay. बट स्टॉक्स में नहीं होता. Profits from FNO trading are completely tax free. I wish. ये आपके रिएक्शन के लिए रखा था हमने. I mean, I have given a lot of taxes on the profits from derivatives. दुखती रग पे हाथ रख दिया मैंने. So नहीं, not at all. They are taxed heavily. And वो आपके बिजनेस इनकम की तरह जाता है, तो आपको 30% का टैक्स देना पड़ता है on the profits. Index futures like Nifty 50 are settled by delivering shares at expiry. नहीं, आप निफ्टी के शेयर्स नहीं खरीद सकते. तो आप निफ्टी पे आपका ज़रूरी है कि वो कैश सेटल्ड ही होगा. यू कांट सेटल इट बाय दी स्टॉक्स. The exchange shows live open interest numbers that any trader can view. Yes, you get the open interest. आप जनरली निफ्टी की आप जनरली NSE की ऑप्शन चेन पे जा सकते हैं एंड मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स ऑल्सो शो इट. प्लीज़ नोट कि ये लाइव नहीं होता है, तो इसमें 3 मिनट का गैप होता है, बिकॉज जो ऑप्शन चेन है वो हर 3 मिनट बाद अपडेट होती है. Right. तो 3 मिनट के बाद आपको पता चल जाता है. Margin requirements for FNO are set by SEBI and brokers must follow them. Yes. नाउ जैसे मैंने बोला कि अब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया, एंड विच इज़ गुड फॉर दी, बिकॉज काफ़ी बार क्या होता था कि ब्रोकर्स इसी में जो ज़्यादा लेवरेज दे रहा है वो उसको एज अ पॉजिटिव दिखाते थे. दे वांट टू गिव मोर ब्रोकरेज, मोर लेवरेज, ताकि आप उसमें ट्रेड करें, बट इनहेरेंटली आपका रिस्क भी बढ़ रहा था. सो आई थिंक सेबी डिड अ गुड जॉब हियर टू मेक इट मोर सिमिलर फॉर ऑल. Standardized. Selling or writing an option in India requires zero margin. नहीं. So when we use the word writing option, that means it is short selling. मतलब आपके पास वो ऑप्शन है नहीं, बट आप उसको पहले से सेल कर रहे हैं. इनफैक्ट इट रिक्वायर्स मच मोर मार्जिन. तो अगर मैं आपका निफ्टी का एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए कोई निफ्टी का ऑप्शन है 100 रुपये का, एंड हमारा लॉट साइज है 75 का, तो आप अगर उस ऑप्शन को बाय करेंगे तो आपको 7500 रुपीज़ आपके अकाउंट में होना चाहिए. बट अगर मैं सेम ऑप्शन को राइट कर रहा हूँ या शॉर्ट सेल कर रहा हूँ, इट विल प्रोबेबली बी अबाउट 1 लाख रुपीज़. अब ये 1 लाख फिक्स नंबर नहीं है. आई यूज द वर्ड प्रोबेबली बिकॉज इसमें केवल प्राइस ऑफ द ऑप्शन पे नहीं फर्क पड़ता. इट ऑल्सो डिपेंड्स कि कितना पास है वो एक्सपायरी के. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दी वॉलेटिलिटी.
Again, there is something called VAR, VAR, value at risk. Again, you can pause the video to understand कि कितनी movement आने के chances हैं in that particular option. जी. So yeah, the margin keeps changing, but it's a big margin. At least 15 times the option buying margin. You can trade futures and options on NSE at any time, day or night. नहीं, केवल जब मार्केट खुला होता है तभी आप ट्रेड कर सकते हैं. तो हमारा जो इंडियन मार्केट है 3:30 तक खुला होता है. 9 से. हाँ, 9:15 से 3:30 तक. 9 से 3:30. आप तभी ट्रेड कर सकते All options in India can be exercised at any time before expiry. नहीं. So this is a very big difference between European options and American options. अच्छा. इंडिया में जो हम ऑप्शंस ट्रेड करते हैं दे आर कॉल्ड यूरोपियन ऑप्शंस. देन देयर इज आल्सो कॉल्ड अमेरिकन ऑप्शंस. हम वो ट्रेड नहीं करते अब. वी यूज्ड टू हैव अमेरिकन ऑप्शंस, बहुत पहले की बात है, बट नाउ वी ओनली डू यूरोपियन ऑप्शंस. इनमें डिफरेंस क्या होता है कि आप किसी भी ऑप्शन को जब खरीद रहे हैं आप उसको एक्सरसाइज, मतलब आप अपने ऑप्शन के बदले उस स्टॉक में बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं ओनली ऑन द डे ऑफ द एक्सपायरी. Not only on the day, in fact only at the expiry. Okay. But अगर मैं अमेरिकन ऑप्शंस की बात करता हूँ, they are expensive because आपके पास ये एक एक्स्ट्रा फीचर है. So what it means is, let's say मैंने एक रिलायंस या एप्पल के स्टॉक को एप्पल के ऑप्शन को मैंने बाय किया, कॉल ऑप्शन को. नाउ द एक्सपायरी इज लेट्स से 31 अगस्त. हम लोग आज 15 अगस्त के पे हैं. 16 अगस्त वाले दिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं उस ऑप्शन के बदले एप्पल के स्टॉक्स ले लूं, दैट इज पॉसिबल. बट इंडिया में अलाउड नहीं है. अच्छा, ओके. ये मैं आपको बहुत थ्योरेटिकल आंसर दे रहा हूँ. अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे, प्रैक्टिकली इट इज ऑलमोस्ट 99.9% नॉट मॉनिटरी का बेनिफिट नहीं होता है टू एक्सरसाइज इट अर्लियर. तो 99.9% ऑफ द टाइम इट्स नेवर एक्सरसाइज अर्लियर, बट उनके पास कम से कम ऑप्शन होता है. अच्छा, हमारा जो अगला सेगमेंट है सवालों का, वो आपकी लाइफ से जुड़े हुए सवाल हैं कि जो लोग आपसे जानना चाहते होंगे. तो आई थिंक व्यूअर्स के लिए इंटरेस्टिंग हो सकते हैं. पीपल हु फॉलो यू और नो यू, दे प्रोबेबली माइट फील वन ऑफ दीज थिंग्स एंड वांट टू आस्क यू. पहले सवाल पे आते हैं. व्हाट वाज योर टर्निंग पॉइंट ट्रेड, द वन दैट कन्विंस्ड यू FNO कुड बी अ फुल टाइम करियर? मेरी कोई ऐसी स्टोरी नहीं जहाँ पे मैं 5 साल तक लॉस करता रहा, सडनली मुझे कुछ हुआ और मेरा प्रॉफिट आना शुरू हो गया. आई एम अ वेरी रिस्क अवर्स ट्रेडर. मैं पहले बहुत टेस्टिंग करता हूँ एंड देन आई गो इनटू ट्रेडिंग. आप मानेंगे नहीं, व्हेन आई स्टार्टेड 1 साल आई वाज ओनली लर्निंग, नो ट्रेड्स. 1 साल मैंने केवल पढ़ाई करी एंड आई यूज्ड टू टेस्ट अ लॉट ऑफ आइडियाज. तो जो मुझे आइडिया आते थे मैं उसको टेस्ट करता था. आई बिलीव्ड इन टेस्टिंग अ लॉट एंड आई स्टार्टेड विद ऑप्शन सेलिंग. आई वॉज नेवर अ स्टॉक ट्रेडर. मैंने कभी कोई स्टॉक्स को बाय नहीं किया. मैंने सबसे पहले शुरुआत ही ऑप्शन राइटिंग से करी थी. दैट वाज माय फर्स्ट ट्रेड एवर टेकन इन माय लाइफ. ओके. अब सो एंड इट वाज अ प्रॉफिटेबल ट्रेड. सो आई वुड से दैट मैंने वो शुरुआत क्यों करी ऑप्शन सेलिंग की, बिकॉज मेरे आसपास जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर थे वो केवल ऑप्शन सेलिंग करते थे. अच्छा, उनसे इन्फ्लुएंस होके. तो दैट इज व्हाट आई थॉट कि अगर सब लोग जो प्रॉफिटेबल हैं वो ऑप्शन सेलिंग ही कर रहे हैं, सो दैट मीन्स प्रॉब्ली उसमें सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी तो है कम से कम सक्सेस की. राइट. सो या मैं आपको गुड ओल्ड 6-7 ईयर्स ओल्ड बता रहा हूँ जहाँ पर आयरन कॉन्डर की शॉर्ट करा जाता था, उसमें भी प्रॉफिट निकल जाता था. सो यू आर राइट. आई वुड से द फर्स्ट एक्सपायरी, उस समय हम मंथली एक्सपायरी की बात करें, वी डिड नॉट हैव वीकली एक्सपायरीज. तो complete month I think I ended up making a 3 or 4% return in my first trade itself. That's good. That's amazing, right? Yeah. 4% in a month is huge. Yeah, it's huge. So I mean that only gave me good confidence कि trading can be very profitable. But जैसे मैंने बोला, I was very disciplined. 1 साल तक I was just testing different ideas and no trades. यही पे तो है मुश्किल, जो ज़्यादातर लोग शायद नहीं कर पाएंगे, इतना सब्र नहीं रख पाएंगे, है ना? 1 साल में, अभी मुझे याद है, आई यूज टू गो टू दिस अकेडमी टाइप थी ऑफलाइन, क्योंकि अब तो सब कुछ हम ऑनलाइन सीख पा रहे हैं, बट उस समय केवल ऑफलाइन सेशन होते थे. आई हैड 3 months ऑफ सेशंस एंड देन वन ऑफ माई जो ट्रेनर थे, मैं उनके घर गया था 3 महीने. आई स्टिल रिमेंबर. और वो काफ़ी दूर रहते थे घर से, 1 घंटा का मेरे को जाना लगता था. 3 months आई यूज टू गो इन द मॉर्निंग, कम बैक आफ्टर 3:30, जस्ट गो देयर
कि वो क्या ट्रेड करते हैं. अच्छा. So 6 months तो मैं उनके मतलब I was just learning and 6 months I was testing my ideas. After 1 year I started trading. Very nice. That's really inspiring to know. मतलब कभी मैं भी स्टार्ट करना चाहूँ तो probably this is going to be my strategy. फौरन अपने ऊपर भरोसा नहीं कर लेना चाहिए. I still remember the name of the trainer, Mr. Arun. आपके हिसाब से एक सीरियस रिटेल ट्रेडर को स्टार्ट करने के लिए कितने कैपिटल से स्टार्ट करना चाहिए आज के मार्जिन एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए? देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, डू नॉट ट्रेड बेस्ड ऑन द मार्जिन, ट्रेड बेस्ड ऑन द रिस्क. इसका मतलब क्या है? देखिए, सबसे पहले अगर कोई एक रिटेल ट्रेडर आ रहा है तो आप अपने टाइम, जो आप टाइम यहाँ पे लगा रहे हैं, आप वो अगर टाइम किसी और जगह लगाते, दैट कैन बी अ जॉब, दैट कैन बी अ बिजनेस, तो आप उससे कंपेयर करेंगे कि आप यहाँ पे उतना तो कमाएं जो आप दूसरी जगह कमा सकते थे. लेट अस से अ वेरी, मैं कहूँगा जेन्युइन एग्जांपल ले लेते हैं. समवन हु इज अर्निंग 25,000 रुपीज एज सैलरी पर मंथ. मतलब वो बंदा अगर फुल टाइम आना चाह रहा है तो वो 3 लाख रुपए अपने छोड़ के आ रहा है. राइट. ठीक है. मतलब उसकी इतनी एक्सपेक्टेशन तो होगी कि यार चलो, मैं कह रहा हूँ कि 3 लाख से थोड़ा कम भी आ जाए, बिकॉज मैं कुछ सीखने को मुझे मिल रहा है, मैं कम से कम पूरे साल में 2 लाख रुपए तो कमाऊं. अदरवाइज इट डज नॉट मेक सेंस टू कम हियर. राइट. अब अगर आप 2 लाख रुपए कमाना चाह रहे हो स्टॉक मार्केट से, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि इट इज अ टफ बिजनेस. इट इज अ टफ बिजनेस. मैं आज आपके पॉडकास्ट में किसी को यहाँ पे कुछ चीनी में दिखाना नहीं चाह रहा कि हाँ बहुत आराम से कल आप प्रॉफिट निकालोगे. दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन. अब अगर आप 2 लाख कमाना चाह रहे हो एंड इफ यू आर कमिंग हियर विद 1 लाख रुपीज फॉर एग्जाम्पल, तो 1 लाख आपका 3 लाख तो नहीं बन सकता. मतलब आप 1 लाख पे 2 लाख का प्रॉफिट तो नहीं निकाल सकते, वरना पूरी दुनिया वो कर रही होती. ऐसा कौन सा बिजनेस है जो आपको 200% का रिटर्न दे देगा? ट्रीट इट एज अ बिजनेस. Perhaps if you're good, you can make 30% returns in a year. Yeah. That's a very good return. Very good. Impressive. Right? तो अगर आप 30% का रिटर्न निकाल के 2 लाख निकालना चाह रहे हो, तो you can just do the reverse engineering. मतलब आपके पास 7 लाख रुपीस होना चाहिए. If you're coming here with 7 lakh rupees, then at least आप जितना छोड़ के आ रहे हैं अपनी जॉब में, आप approximately उतना निकाल पाएंगे. Someone who's coming here as 1 lakh rupees, अगर आप फुल टाइम के हिसाब से आ रहे हो, I will really tell कि it is going to be very hard for you. Because अब आप 1 लाख पे जब आप आएंगे और आप एम कर रहे हो कि आपको कम से कम 2 लाख का प्रॉफिट आ जाए पूरे साल में, 200% का रिटर्न निकालना इज गोइंग टू बी, जैसे आपने एग्जांपल लिया ना, आपको ज़्यादा मार्जिन यूज करना पड़ेगा, मतलब आपको लेवरेज लेना पड़ेगा, यू विल टेक लॉट ऑफ रिस्क. तो चांसेस क्या होंगे कि वो 1 लाख 3 लाख नहीं बनेगा, वो 1 लाख 0 बन जाएगा. तो इसलिए छोटे कैपिटल पे आप आ तो सकते हैं, बट विल इट सस्टेन यू? मे बी नॉट. क्या आप अभी भी 9 से 3:30 बजे वाला जो एक मैराथन होता है, क्या वो अभी भी करते हैं डेली लाइफ में? नॉट एट ऑल. तभी तो एल्गो ट्रेडिंग करता हूँ. ओके. नॉट एट ऑल. सो कुछ दिन तो काफ़ी बार होता है, क्योंकि आई डू अ लॉट ऑफ लाइव, मतलब मैं ट्रेनिंग्स करवाता हूँ स्टूडेंट्स को, एंड लॉट ऑफ टाइम्स आई डोंट इवन नो द प्राइस ऑफ निफ्टी कि उस दिन निफ्टी कहाँ पे बंद हुआ. मतलब मैंने पूरे 6 घंटे मार्केट को देखा ही नहीं. अच्छा. एंड द कंप्लीट एल्गो टुक ऑल द ट्रेड्स फॉर मी, एंड हो सकता है कि प्रॉफिट है, हो सकता है लॉस हो, वो भी नहीं मुझे पता होता. बट दैट इज द बेनिफिट. एक्चुअली एल्गो का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप बार बार देख नहीं रहे हो. ऑफ कोर्स. सो 6 घंटे वाला तो आई एम नॉट इवन श्योर व्हेन मैं किस दिन करता हूँगा. तो वैसे आप कितनी बार चेक करते होंगे? नॉट एट ऑल. आई डोंट डू दैट. बहुत सारे दिन होते हैं कि आप चेक ही नहीं करते? हाँ, मैं लास्ट में डे के एंड में हफ्ते में एक बार जरूर चेक करता हूँ, बिकॉज मेरी जर्नलिंग की बहुत पुरानी आदत है. हाँ. और मैं जर्नलिंग मैनुअली करता हूँ. मैं उसको भी फुल्ली अच्छा. ऑटोमेट कर सकता हूँ, बट समहाउ वो आदत ऐसी है, मैं सारे ट्रेड जो लगे हैं या जो ट्रेड नहीं ले पाया, मान लीजिए मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, यूजुअली व्हेन आई गो आउट आई डोंट लाइक टू ट्रेड ऑन दोज डेज. अब वो क्यों है पता नहीं, वो हमेशा आदत रही है. बट मैं तब भी अगर वो ट्रेड लगते, बिकॉज मुझे पता तो ही एल्गो क्या करता, मैं वो भी एक्सेल में लिख लेता हूँ. तो वो चीज मैं मैनुअली डालता हूँ. आई स्टिल राइट इट. मेरी वो एक्सेल करीब 50 MB की हो गई. इट हैज ओनली नंबर्स. Oh my Every God. trade that I've taken in the last 10 years has been documented in that Excel. आपकी कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग हैबिट्स हैं, उनमें से एक है ये. हाँ, जर्नलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, बिकॉज मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरी स्ट्रैटेजी कौन सी काम कर रही नहीं काम कर रही जब तक मैं उसको एनालाइज नहीं करूंगा. ओके. सो वो स्ट्रैटेजी वाइज सारे ट्रेड्स उसमें लिखे जाते हैं.
मेरा ट्रेड क्यों लगा, क्या स्टॉप लॉस था, क्या टारगेट था, क्या क्वांटिटी थी, क्या उसमें गलती तो नहीं हुई। देखिए मैं कितना भी आप ट्रेडिंग कर लो, एज अ ह्यूमन आपके इमोशंस बीच में आएंगे ही आएंगे। हाँ। तो कभी कभी वो चुल हो जाती कि नहीं यार, अब मुझे लग रहा है कि मैं अपने एल्गो को ओवरराइड कर लूँ, तो मैं वो भी गलतियां भी लिखता हूँ कि हाँ मैंने यहाँ पे गलती करी, उस गलती की वजह से मुझे प्रॉफिट हो के लॉस हो, कभी उसमें प्रॉफिट भी हो जाता है ऑब्वियसली, उसमें लॉस भी होगा, हाँ। तो मैं वो भी लिखता हूँ। अच्छा अच्छा बट अच्छा। ईच ट्रेड एंड ईच एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड, एंड मेरी उस एक्सेल शीट में आई विल प्रोबेबली हैव अबाउट 70 शीट्स नाउ। हर शीट इज वन स्ट्रैटेजी। Oh my उनमें से काफ़ी God. स्ट्रैटेजी खत्म हो चुकी हैं, तो जिन्होंने अपना प्रॉफिट देखा वो मर गई हैं, हाँ। कुछ अभी भी जिंदा हैं। सो ऑल दैट कीप्स हैपनिंग। बहुत खूबसूरत सी किताब लिखी जा सकती है इस पे। तो बुक तो अच्छी है वो मेरी, जो दैट जर्नल इज दैट्स जो बोलते हैं ना कि हाँ। दैट्स माय बाइबल, दैट इज माय बाइबल, बिकॉज मैं क्या स्ट्रैटेजी कर रहा हूँ और किस में मुझे प्रॉफिट आ रहा है वो केवल उस एक्सेल में है। आपका एवरेज रिस्क पर ट्रेड परसेंटेज लगभग कितनी होगी? नाउ इट इज वेरी लो, 0.25%। एवरेज 0.25%। बस 0.25%। मतलब अगर मैं 1 लाख रुपए का ट्रेड ले रहा हूँ तो वर्स्ट केस सिनेरियो मुझे 250 रुपए का लॉस हो जाएगा। ओके, इंटरेस्टिंग। सो तभी तो मेरे को देखना नहीं पड़ रहा, बिकॉज मुझे ऑलरेडी पता है कि मैंने इतना रिस्क इतना मिनिमल कर दिया कि चलो कुछ भी हो जाए। अब अगर मेरे मान लीजिए एक दिन में सारे ट्रेड में लॉस हो जाए तो मुझे केवल अपने पूरे कैपिटल पे 1.25% का लॉस होगा, अगर मेरे सारे ट्रेड लॉस, मतलब विच इज वेरी अनलाइकली। हाँ। तो बिकॉज ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट मेरी बाकी चीजें ईजी हो जाती हैं। वो ठीक है, वो मैं समझ गई, मगर क्या इससे आपके प्रॉफिट सफर नहीं करते होंगे? करते हैं, जैसे मैंने बोल दिया कि दैट विल ऑल्सो डिपेंड व्हाट place of life you are at. When I was younger, when I did not have a wife, when I did not have a kid, I was obviously taking much more risk. मैं तब ज़्यादा रिस्क लेता था। एक एक दिन में मैंने 10-10 लाख के लॉस भी देखे हैं, और उतने 10 लाख? जी हाँ, और सिंगल डे की मैं बात कर रहा हूँ, बिकॉज आई यूज्ड टू टेक, तभी तो वैसे आई यूज्ड टू टेक हाई लेवरेज, और 10 लाख के प्रॉफिट भी देखे हैं ऑब्वियसली सिंगल डे में। आप खुद समझ सकते हो द हार्ड ट्रेड वुड गो लाइक दिस, राइट? नाउ आई डोंट वांट टू डू दैट। सो अब मेरी एक्सपेक्टेशन भी नहीं रही है कि मैं उतना रिस्क लेना चाहता हूँ, तो मुझे पता है कि अगर मैं रिस्क नहीं तो लूंगा तो मेरा प्रॉफिट भी उतना नहीं आएगा। तो मतलब ये कहना गलत नहीं है कि ट्रेडिंग सिर्फ एक जुआ नहीं है, ये एक नशा भी है। ऑफ कोर्स, यस आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। सो जब व्हेन आई वाज वर्किंग विद डॉइचे बैंक, सो मेरा फर्स्ट जॉब डॉइचे बैंक में था, एंड सिंगापुर जी, एंड अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स, जो हमारा कोहोर्ट था, अ लॉट ऑफ देम वी वेंट इनटू बैंकिंग। हम बैंकिंग में क्यों गए थे? बिकॉज सबसे ज़्यादा पैसा वहीं मिलता था। 20 साल के बच्चे को आप 40-50 हज़ार डॉलर की सैलरी दे रहे हो, दैट्स अ मैसिव मनी। तो हमारे जितने भी फ्रेंड थे, एवरीवन वेंट इनटू बैंकिंग ओनली। तो ज़्यादातर ये सुनने में आता था कि द ट्रेडर्स देयर, राइट, 80% ऑफ द ट्रेडर्स, क्योंकि अच्छी सैलरी मिल रही है आपको, बट दे विल क्विट द जॉब इन 2 to 3 years बिकॉज बर्नआउट हो जाते थे। बिकॉज आप खुद समझ सकते हैं, आप बैंक के लिए जब ट्रेड कर रहे हैं, वो आप खुद, उनकी तो वॉल्यूम तो और भी होंगे, मतलब एक एक सिंगल टिक पे आपके 1-5 करोड़ का मूवमेंट आ रहा है। बेशक आपका पैसा नहीं है, बट स्टिल लुकिंग एट दैट प्लस एंड माइनस वेरी हार्ड। तो अ लॉट ऑफ पीपल बर्न आउट बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग। तो आपने इसीलिए सही टाइम पे टाइम लगा के एक डिसीजन लिया कि भाई निकलते हैं यहाँ से। हाँ, तो अब माई क्वांटिटीज हैव रिड्यूस्ड, एंड अब मैं स्पेकुलेशन वाले जो आप वर्ड यूज करते हैं, आई एम नॉट गोइंग इनटू स्पेकुलेशन ट्रेडिंग, आई एम गोइंग इनटू मोर आर्बिट्राज ट्रेडिंग, जो क्रिप्टो वाली है, विच इज मोर, मैं कहूँगा, टेक्नोलॉजी प्ले। ये जो फिजिकल सेटलमेंट ऑफ स्टॉक ऑप्शन स्टार्ट हुआ है, ये इसने आपकी स्ट्रैटेजी को किसी तरह चेंज किया है क्या? नहीं, मेरे को एकदम फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि मैं स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करता हूँ। सो आई डोंट ट्रेड स्टॉक्स, आई डोंट ट्रेड स्टॉक ऑप्शंस। मैं केवल निफ्टी और निफ्टी ऑप्शन में ही ट्रेड करता हूँ, तो उसमें हमारा सेटलमेंट होता ही नहीं इस तरह का। सो इट हैज़ नॉट इफेक्टेड मी एट ऑल। बट जो स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है टू मेक श्योर कि वो 3:30 से पहले अपने जितने भी ट्रेड्स उनको एग्जिट कर दें। सो आपके पास जो भी आप या तो मैनुअल कर रहे हैं, या फिर अगर आपने ऑटोमेशन किया, मेक श्योर कि आप 3:29 या 3:25 पे कम से कम सारा एग्जिट कर दें, बिकॉज इस तरह के इश्यूज पे ना आप फंसें। पहले तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अर्लियर यू यूज्ड टू गेट पेनल्टी, अगर आपके ऑप्शन इन द मनी रह जाती तो आपको पेनलाइज किया जाता था। वो पेनल्टी हटा दी गई है, बट स्टिल द फिजिकल सेटलमेंट कैन बी अ बिग प्रॉब्लम।
फॉर स्टॉक पीपल, जो स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं. Okay, got it. Which single metric on the option chain, IV, OI, Greeks, gets your attention first every morning and why? सो आपने 3 चीज़ें बोली हुई, IV, OI एंड ग्रीक. थोड़ा सा मैं बता दूं अपने ऑडियंस को. IV होता है आपका इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी. इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का मतलब होता है कि मार्केट को क्या लग रहा है कि मूवमेंट आ सकती है अगले एक साल में. फॉर एग्जाम्पल, अगर निफ्टी का IV है 20%, ये परसेंटेज में होता है, दैट मीन, और लेट्स से निफ्टी वैल्यू इज 25,000, तो मार्केट को ये लग रहा है कि अगले एक साल में निफ्टी कैन गो अप और डाउन बाय 20%. मतलब निफ्टी 20,000 भी जा सकता है, 30,000 भी जा सकता है. दैट इज द जनरल डेफिनेशन ऑफ IV. अब ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है? IV आपका कैलकुलेट होता है यूजिंग Black-Scholes मॉडल. ओके, सो अगेन Black-Scholes मॉडल, पॉज, गो एंड चेक. तो ये हो गया आपका IV. ओके, सेकेंड आपने पूछा विच इज OI, ओपन इंटरेस्ट. हमने शुरुआत में हल्का सा डिस्कस भी किया था ओपन इंटरेस्ट के बारे में. ओपन इंटरेस्ट इज बेसिकली आपके कितने ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं. नाउ प्लीज, यहाँ पे काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है. ओपन ऑर्डर्स एंड ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स आर डिफरेंट. जब मैंने आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताई थी, जहां पर मैंने कहा कि 100 रुपए का ट्रेड है और 101, 102, 103, 99, 98, 97, दोज आर ओपन ऑर्डर्स. जो एग्जीक्यूट नहीं हुए, दे आर लिमिट ऑर्डर्स, दे आर नॉट एग्जीक्यूटेड. ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड. दे आर ओपन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अगर मैंने किसी स्टॉक या मैंने किसी ऑप्शन को बाय किया है, मैंने उसको एग्जिट नहीं किया है, वो होता है ओपन कॉन्ट्रैक्ट, जिससे OI कैलकुलेट किया जाता है, ओपन इंटरेस्ट. ओके. द थर्ड थिंग वाज ग्रीक्स. हमने थोड़ा सा एग्जांपल लिया था जब हमने थीटा डिके की बात करी थी. थीटा वाज वन ऑफ द ग्रीक्स, बट देयर आर अदर ग्रीक्स, डेल्टा, गामा, ऐसे बहुत सारे ग्रीक्स हैं. अगेन पॉज. सो ये 3 चीजें होती हैं. आपको ये सारी चीजें जो NSE की ऑप्शन है उस चेन में है, उसमें नहीं मिलती. जो अलग अलग ब्रोकर्स हैं वो दिखाना शुरू कर दिए. NSE के ऑप्शन पे आपको OI मिलेगा एंड आई थिंक IV भी देते हैं वो लोग. नाउ विच वन एक्चुअली हेल्प्स मी ड्यूरिंग लाइव मार्केट? नन ऑफ देम. बिकॉज जैसे मैं बोला कि मैं मैनुअल ट्रेडर नहीं हूँ, एल्गो ट्रेडर. मैं एल्गो ट्रेडर, तो मैं तो मार्केट को देख ही नहीं रहा, क्योंकि ये चीज़ें मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ व्हेन आई एम क्रिएटिंग माय स्ट्रैटेजी. बट अगर मैं जनरल बात करूँ कि अगर कोई नॉर्मल यूजर है, नॉर्मल ट्रेडर है, तो उनके लिए क्या काम करेगा, देन आई वुड से ऑल 3 ऑफ देम आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम. आप IV से आपको क्या पता चलेगा वेदर करंटली द मार्केट इज ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड. तो आपको IV से वो आइडिया लग जाएगा. अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो ओवर वैल्यूड है तो मेरे को सेलिंग करना, अंडर वैल्यूड है बाइंग करना, ये नहीं मैं कह रहा. बट एटलीस्ट यू विल नो वेदर द ऑप्शन प्राइसेस आर एक्सपेंसिव और चीप. जो OI है, ओपन इंटरेस्ट है, अब उसको लोग अलग अलग तरीके से यूज करते हैं. जो तरीका मैंने देखा है मार्केट में काम कर रहा है, एटलीस्ट दैट लेवल जहां पर सबसे ज्यादा OI होता है, दैट एक्ट्स एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस. मतलब मार्केट उस लेवल से रिवर्स कर सकता है. तो अगेन समवन हु इज डूइंग मैनुअल ट्रेडिंग कैन गेट आइडिया फ्रॉम देयर. ग्रीक्स की अगर मैं बात करता हूं तो ग्रीक्स मोर और लेस जब आप ट्रेड करेंगे तो आपको याद हो जाते हैं कि हाँ इस स्ट्राइक का डेल्टा ये होगा, इस स्ट्राइक का गामा ये होगा. यू गेट एन आइडिया कि हाँ. तो वो यूजुअली मैंने देखा कि लोग इतना फ्रीक्वेंटली नहीं देखेंगे. ऑब्वियसली व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट यू विल नीड टू अंडरस्टैंड, बट वो एक बार आप करते रहे तो आपको याद हो जाता है. तो OI एंड IV इज प्रॉब्ली समथिंग जो काफी लोग यूज करते होंगे मैनुअल ट्रेडिंग. अगर आप चार्ट्स को देख रहे हो, ट्रेड कर रहे हैं तो. आप अपनी चेकलिस्ट बता सकते हैं जब आप किसी भी एक्सपायरी डे ट्रेड पे प्लेस ऑर्डर क्लिक करते हैं, उससे पहले जो आप में भी 1, 2, 3 चीजें चेक करते हो? जी देखिए, एक्सपायरी डे पे जब आप कोई भी ट्रेड लेंगे, आपको मैं ऑप्शन स्पेसिफिक आंसर दे रहा हूँ, तो यू हैव टू बी वेरी सर्टेन कि आपका जो ऑप्शन है, और ये मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, स्टॉक ऑप्शन का आंसर थोड़ा अलग हो जाएगा. फर्स्टली यू शुड नो कि आपका जो ऑप्शन है वो कहीं ज़्यादा इन द मनी या कहीं जाना आउट ऑफ द मनी तो नहीं है. मतलब क्या वो जो ऑप्शन आप बाय करो बहुत सस्ता तो नहीं है, 1, 2, 3 रुपए का, या बहुत महंगा तो नहीं है. उसका रीज़न ये है कि अगर वो बहुत महंगा हुआ तो आपको वहाँ पे स्लिपेज आएगी. अब व्हाट इज स्लिपेज? स्लिपेज इज द डिफरेंस बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग. जो आप देखते हैं बिड प्राइस और आस्क प्राइस, उसका जो बीच का डिफरेंस है, बिड आस्क स्प्रेड जिसको बोला था, वो स्लिपेज होता है. वो आपका खर्चा है. तो दैट इज द फर्स्ट थिंग कि मैं देखता हूँ कि हाँ यार मैं कहीं गलत ट्रेड नहीं लगा. मान लो मुझे 25,300 पे ट्रेड करना है, कहीं गलती से मैंने 24,300 तो नहीं कर दिया. मतलब बेसिक टाइपो सिली एरर. हाँ, एक तो वो सबसे पहली चीज तो वो देखनी है. सेकंड चीज आप जो देखनी है क्वांटिटीज, जिसको फैट फिंगर बोलते हैं, कि मुझे अगर करना था 1 लॉट
और मैंने गलती से 100 लॉट दबा दिया या 50 लॉट दबा दिया, बिकॉज अगर मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ तो आपके अकाउंट में इतना पैसा तो होगा कि अगर आप 1 लॉट करो 50 लॉट भी कर ही पाओगे। तो अगेन गलती से आपने वो एक्स्ट्रा ट्रेड तो नहीं ले लिया, दैट्स अनदर प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम कैन बी कि आप बाइंग करना चाहते हैं पर आपने गलती से सेल तो नहीं कर दिया, आप सेल करना चाहते हैं गलती से बाय तो नहीं कर दिया। तो ये कुछ बेसिक मिस्टेक्स होती हैं, ऑब्वियसली व्हेन यू स्टार्ट आपको उस तरह की मिस्टेक होंगी। तो ये कुछ चीज़ आप चेक कर सकते हैं। गलतियां ऑफ कोर्स सबके साथ होती हैं एंड बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होती हैं व्हेन यू डू दिस काइंड ऑफ मिस्टेक्स। ये कैसे कर दिया मैंने। वन मोर थिंग, ये तो मैंने आपको बहुत बेसिक बताया। वन मोर थिंग दैट यू शुड ट्रेड, मतलब जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप ऑर्डर किस तरह का लगा रहे हो। आर यू प्लेसिंग अ मार्केट ऑर्डर और आर यू प्लेसिंग अ लिमिट ऑर्डर। अब अगर आप मुझसे पूछें, बिकॉज मेरी क्वांटिटी थोड़ी बड़ी रहती है, हम लोग कोशिश करते हैं सब कुछ लिमिट ऑर्डर जाए। सो इसको बोलते हैं लिमिट एंड चेज, हम वर्ड यूज करते हैं कि मान लीजिए कोई प्राइस चल रहा है 100 रुपए का और मैंने 100 रुपए का लिमिट ऑर्डर लगाया बाय का, अगर तो जैसे ही कोई सेलर उसको 100 रुपए पे सेल करेगा मेरा ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। ओके राइट। बट अगर मैं मार्केट ऑर्डर लगा देता हूँ तो जो भी बेस्ट आस्क होगा, अगर वो 100.5 था तो मेरा 100.5 पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब मुझे 50 पैसे का लॉस हो जाएगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लिमिट एंड मार्केट ऑर्डर। बट काफी बार क्या होता है कि लिमिट ऑर्डर में आपका वो ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। अगर आपने 100 रुपए बाय करने की कोशिश करी और मार्केट ऊपर भाग गया तो आपका ऑर्डर लगेगा नहीं। सो यू हैव टू हैव दैट मैकेनिज्म कि अगर आपका लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, लेट्स से विदिन 3 सेकंड्स, इट शुड ऑटोमेटिकली कैच अप टू द करंट एलटीपी। तो ये भी चीज़ आपको देखनी चाहिए, एटलीस्ट व्हेन यू स्टार्ट ट्रेडिंग एट अ साइजेबल कॉर्पस, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ, ये इंटरेस्टिंग सवाल है। बड़े सारे न्यू कमर्स प्रॉफिट एंड लॉस के जो स्क्रीनशॉट्स और वीडियोस ऐसे करके मैंने देखा है, बहुत सारे लोग ना ऐसे शॉर्ट्स बनाते हैं कि जिसमें ऐसे कि देखो मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, देखो मैंने आज कितना बनाया, देखो मैंने कितना बनाया। सोशल मीडिया पे ये सब जो चलता है, तो आपके हिसाब से रियलिस्टिक मंथली रिटर्न रेट या रेंज क्या हो सकती है अगर कोई बंदा डिसिप्लिन तरीके से मार्केट में चलता है? तो एक न्यू कमर के लिए बात कर रहे हैं। If you are a newcomer and if you are able to make 24% annually, you will be among the top, let's say 1,000 traders in India. Wow, that's an important stat you're sharing. I think so. If not 1,000, maybe 10,000 traders in India. Oh, of course. We get what you're saying. हाँ, तो idea. उसका मतलब मैंने ये जानबूझ के आपके क्वेश्चन का आंसर थोड़ा अलग दिया, बिकॉज मैंने मंथली आपको नहीं दिया, बिकॉज एक्सपेक्टिंग कि आप हर मंथ प्रॉफिट निकालोगे 2%, वो शायद पॉसिबल नहीं है। हाँ, मगर एवरेज आउट हो जाएगा। हाँ, बट हो सकता है कि किसी महीने में 3% का प्रॉफिट निकालूं, दूसरे महीने 1% का लॉस हो। हाँ, ये पॉसिबल है। एंड आई हैव हैड अ लॉट ऑफ मंथ्स जहाँ पे मेरा नेट मंथ लॉस में गया है। एंड नॉट जस्ट मी, आई नो लॉट ऑफ ट्रेडर्स। देखिए ट्रेडिंग कम्युनिटी बड़ी छोटी सी है, वी नो ईच अदर एंड we know a lot of good profitable traders and we know a lot of, जो आपने बताया ना, lot of traders जो जिनका केवल स्क्रीनशॉट होता है। वेरी फ्यू ट्रेडर्स हैं जिनका मंथ ऑन मंथ प्रॉफिट होता है। मैं वर्ड भी यूज नहीं कर रहा बिकॉज डेली तो किसी का प्रॉफिट है ही नहीं। एवरी मंथ भी कोई जो ग्रीन है, देयर आर वेरी वेरी फ्यू, मतलब काउंट आप हाथ पे काउंट कर सकते हो। तो मंथली हम नहीं बात करेंगे, हम थोड़ा क्वार्टरली या ईयरली पे जाएंगे। सो या इफ यू ऑन एन ईयरली बेसिस अगर आप 24% का एनुअल रिटर्न निकाल पा रहे हो, यू आर डूइंग फिनोमिनली वेल। बिकॉज अगर आप 24% का निकाल रहे हो, अब आप उस पर कंपाउंडिंग जैसी करने शुरू करेंगे, यू विल गेट बेटर रिटर्न्स। राइट। आप टैक्सेस को मैनेज करने के लिए कोई स्पेशल स्ट्रक्चर्स या टूल्स का इस्तेमाल करते हैं क्या एफएनओ ट्रेड में? यस, जैसे हमने क्वेश्चन भी लिया था पहले, टैक्सेस कैन बी वेरी एग्जॉस्टिव और काफ़ी आपका खर्चा निकल जाता है। तो आप अपनी कंपनी बना सकते हैं। सो रादर देन ट्रेडिंग personally on an individual basis, you can create a company, private limited company खोल लीजिए आप, और आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब उसका बेनिफिट क्या होगा कि आपके कोई भी एक्सपेंस है, लेट्स से आपने कोई एम्प्लॉय रखा हुआ है who is going to help you, या फिर आप कहीं से कुछ डेटा खरीद रहे हैं, किसी आप सॉफ्टवेयर की सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो ये सारे के सारे आपके एक्सपेंसेस में आता है। लेट्स से आपने ट्रेडिंग से पूरे साल में 10 लाख का प्रॉफिट निकाला, आपके 3 लाख का खर्चा हो गया XYZ रीजन, तो आपको जो 7 लाख का जो नेट प्रॉफिट हो, आपको केवल उस पे टैक्स देना पड़ेगा। सो यस, ऑलवेज गुड टू क्रिएट कंपनीज।
अगर आपको सिर्फ कोई एक किताब या कोई एक कोर्स या कोई एक मेंटोर चूज करना होता जो कि आपके हिसाब से बहुत अच्छी ट्रेडिंग सिखा सकता है, तो आपके पास ऐसा कोई नाम है क्या हमारे लिए, और भी ट्रेडिंग सिखा सकता है? जिससे ट्रेडिंग बहुत अच्छे से सीखी जा सके? आपने जैसे सीखी प्रॉब्ली, आप वहाँ से कोई आइडिया बता सकें अगर। देखिए, आई हैव हैड ग्रेट मेंटर्स एंड मैं कहूँगा कि मैंने अलग अलग लोगों से अलग अलग चीज़ें सीखने की कोशिश करी है, क्योंकि आप सब लोग देखो, आज कोई भी ऐसा नहीं जिसको सब कुछ आता है। अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैं आपको ज़्यादा आंसर दे रहा हूँ जो मैं करता हूँ, विच इज़ मोर इनटू एल्गो। आई एम श्योर देयर विल बी ट्रेडर्स जो केवल चार्ट को देख के बता देंगे कि जिसको प्राइस एक्शन बोलते हैं कि हाँ मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे, करेक्ट? सो ट्राई टू पिक अप द बेस्ट फ्रॉम डिफरेंट ट्रेडर्स. I have even I also talk to a lot of professors. तो luckily मुझे थोड़ा पढ़ने लिखने का शौक है. I talk to a lot of professors and finance के professors. आपको उनसे बहुत ज़्यादा आइडियाज़ मिलते हैं, बिकॉज जब आप प्रैक्टिकल ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं ना, तो काफ़ी बार क्या होता है कि जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो थोड़ी साइडलाइन हो जाती है. यू स्टॉप थिंकिंग ऑफ दैट. आप उतनी बुक्स भी पढ़ना छोड़ देते हैं बिकॉज यू आर डूइंग मोर प्रैक्टिकल ट्रेडिंग. But once you start talking to the professors again, because they are reading, let's say, the journals, they are reading the research papers, उनके पास नए नए आइडियाज आते हैं. तो ऐसे मेरा बहुत लकीली रहा है, where I am connected to ISB professors, I am connected to IM professors जो फाइनेंस पढ़ाते हैं. I'm aware of that, yes. तो उनसे काफ़ी आइडियाज मिल जाते हैं जो आप यूजुअल में आपको नहीं मिलेंगे. Similarly, try to go for a course जहाँ पर आपको like a CFA or an FRM, which are more technical courses. Again, you get a lot of good information there. काफ़ी बार इसका बस जो मुझे थोड़ा नेगेटिव रहता है वो ये है कि ये इंडियन स्पेसिफिक नहीं है. दे आर मोर US स्पेसिफिक कोर्सेज, बट एटलीस्ट आपको थोड़ा आइडिया मिलता है कि हाँ क्या हो रहा है ना. स्पेशली अगर मैं FRM की बात करूँ, FRM इज रिस्क मैनेजमेंट. ब्यूटिफुल कोर्स, अमेजिंग कोर्स. आपको अगेन यू गेट लॉट ऑफ आइडियाज कि हाँ आप वो चीज़ें अपनी ट्रेडिंग जर्नी में कैसे यूज़ कर सकते हैं. ऑब्वियसली यू हैव द यूट्यूब्स, यू हैव, वो तो है ही है, तो आपको वहाँ पे मिलता है. बट उसमें प्रॉब्लम क्या है कि फिल्टरिंग इज़ वेरी नेसेसरी. क्योंकि काफ़ी बार मैंने क्या नोटिस किया कि यूट्यूब पे 80% ऑफ द थिंग्स आर रेपिटेटिव और दे आर क्लियरली रॉन्ग इटसेल्फ. यस, वो उनको बस एक्साइटमेंट क्रिएट करना होता है, वो कुछ भी बोल देंगे. तो इस मतलब मैं कहूँगा कि यूट्यूब को सबसे नीचे रखिए. ट्राई टू गो फॉर मोर फॉर्मल एजुकेशंस, या फिर ट्राई टू या टॉक टू समवन हु हैज़ द अथॉरिटी. गुड आंसर. तो उनसे आपको सीखने को ज़्यादा मिलेगा. राइट. क्योंकि अदरवाइज मिसगाइड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है जी. क्योंकि बहुत लोग जिनको सच में नॉलेज नहीं भी है, कई बार लोग पता है यूट्यूब पे ये भी कर रहे होते हैं. आई हैव सीन इट हैपनिंग फर्स्ट हैंड. किसी से सीख के और आगे अपने नाम से बता के उसका वीडियो बना रहे होते हैं. They don't even have idea of what they're talking about. They've just seen a video, probably 2-3 videos on that topic. They've written down the points and ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं. करेक्ट. तो या आई थिंक जितने हमारे आपके माध्यम से वी आर गेटिंग सो मेनी लेट्स से व्यूअर्स हियर, तो मैं सबको ये कहना चाहूँगा, ट्राई टू गो फॉर एटलीस्ट सम कोर्सेज जो आपके सर्टिफिकेशन, फॉर्मल एजुकेशन. हाँ, हो सकता है कि वो आपकी डायरेक्ट ट्रेडिंग में आपकी मदद ना करें, बट आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ मुझे सीखना क्या क्या है. अब मुझे थोड़ी नहीं पता था कि HFT क्या होता है. हाँ, of course. Right, but when I saw these courses, when I realized कि यार there is something called HFT, तो आपका अगर आपको उसमें इंटरेस्ट होगा आप भी पढ़ना चाहोगे. When you start getting interest तो आप उसमें प्रॉफिट भी निकाल पाओगे. So it is more कि if you don't know you can't try. मतलब आपने अपनी रिसर्च करी, जैसे जैसे नई चीज़ें पता चलती गई, आपने उसको डेप्थ में स्टडी किया और टुडे आप उससे पैसा बना रहे हो. तो ये बड़ी बात है. वरना अगर आप कोशिश नहीं करते सीखने की, पुरानी चीज़ें कुछ टाइम तक चलती, फिर आपका भी मन हट जाता, आपको भी लगता है अरे छोड़ो यार, इतना टाइम तो मैं कहीं और दे के इससे बहुत बेटर रिटर्न्स निकाल सकता हूँ. फिर वो चीज़ आपकी छूट जाती है, वो आपका पैशन नहीं बन पाता जैसे अभी है. ड्रॉ डाउन के टाइम पे आप अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखते हैं? कोई मेडिटेशन या कोई टैक्टिक्स ऐसी? नो, ऐसा कोई आंसर फिर से मेरे पास नहीं है. Drawdowns are great times. देखिए, not just in trading, in business. तो I have a lot of other businesses. मेरे बहुत सारे ऑफलाइन businesses भी हैं. हमेशा drawdowns या losses आपको दो तीन चीज़ सिखाते हैं. पहली चीज़ तो कि
एक कंप्लेसेंसी आ जाती है। जब आपका लॉस होता है तब यू ट्राई टू फिगर आउट कि वो आपके बिजनेस में, आपकी ऑपरेशंस में, आपकी सप्लाई चेन में प्रॉब्लम कहाँ है, तो आप उसको पहले तो वीड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब हम ट्रेडिंग स्पेसिफिक अगर हम बात करें कि व्हेन यू आर अंडर ड्रॉडाउन, मतलब आपके लॉसेस चल रहे हैं, तो आपका सबसे पहला फर्स्ट थॉट क्या होगा, यार लेट्स ट्राई टू मेक मोर स्ट्रैटेजीज। क्योंकि एक बार आपका प्रॉफिट आ रहा है, फिर आप भी कहोगे यार ठीक है ना, ये प्रॉफिट आ ही रहा है, व्हाई शुड आई इवन थिंक ऑफ मेकिंग न्यू स्ट्रैटेजीज। तो ड्रॉ डाउन आई विल ऑलवेज से, एंड अगर मैं केवल ये बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज आई नो आई डू दिस, सबसे अच्छी जो स्ट्रैटेजी बनती है वो ड्रॉ डाउन के वक्त बनती है, बिकॉज अब आपको कुछ ना कुछ चाहिए टू मेक योर पोर्टफोलियो ग्रीन अगेन। तो दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, द ड्रॉ डाउन इटसेल्फ शुड नेवर बी टू लार्ज। देखिए, आप ड्रॉडाउन से परेशान कब होंगे, अगर आपने जब ट्रेड करना शुरू किया तब आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं लगाया। काफ़ी बार मेरे पास मैसेज आता है कि मैंने इस स्टॉक को बाय किया है सर, 100 रुपये बाय किया, ये ऑलरेडी 70 का चला गया या 60 का चला गया, क्या मैं इसमें एवरेजिंग कर लूँ ना। मैं उनको ये बोलता हूँ कि जब आपने ट्रेड लिया था, व्हेन यू टुक द एंट्री एट 100 रुपीज़, तो आपने जो अपना थॉट प्रोसेस लगाया था, तब आपने कोई स्टॉप लॉस लगाया होगा ना दिमाग में। अब अगर वो 60 तक जा चुका, दैट मीन्स आपने पहली चीज़, आपने स्टॉप लॉस सोचा भी नहीं था, यू वर ट्रेडिंग ऑन होप, तो आपने शुरुआत ही गलत करी है। सो लेट अस से गलती हो गई वो तो अलग बात है, बट कम से कम फ्यूचर में मत करिए। सो अगेन दैट ड्रॉडाउन विल टीच यू दिस थिंग कि मैंने गलती जो करी है, जो 40 रुपीज का लॉस हुआ, 40 का होना ही नहीं चाहिए था। पहली बात ये होना ही चाहिए था 10 रुपए का, 15 रुपए का। सो दैट ड्रॉडाउन शुड इन इटसेल्फ बी मैनेजेबल। अगर आप वहां पे पहुंच गए कि हाँ वो गलती से आपको समझ में आ गया कि हाँ वो ड्रॉडाउन इतना बड़ा होना ही नहीं चाहिए, देन इट्स फाइन। अब अगर आप मेरे से पूछो, नाउ the worst drawdowns that I have now is probably 5%, 7% of the entire portfolio. So 5-7% के ड्रॉडाउन पे आप परेशान नहीं होगे, पर यही 30-35% का ड्रॉडाउन तो आप परेशान होना शुरू हो जाओगे। मोटिवेशन ही शायद डाउन हो सकती है कि भाई करना ही नहीं है ये। एक और इसमें मैं कहूँगा, ड्रॉडाउन के समय ना यू ऑल्सो स्टार्ट डूइंग डाइवर्सिफिकेशन। आप इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफिकेशन करते ही, बट जैसे मैंने बताया आपको कि मैं HFT में जा रहा हूँ, उसका रीजन ये है बिकॉज वी ऑल नो दैट देयर आर टू मेनी चेंजेस हैपनिंग इन इंडियन मार्केट्स। आपको पता नहीं कि कल आप उठो और सडनली ये पता चले कि अब मार्केट आज से 12 बजे तक खुलेगा रात के। पॉसिबल है, किसी को नहीं पता। तो फॉर समवन हु इज डिप्लॉइंग लेट्स से डिसेंट कैपिटल, तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा अनइवन टेरिटरी हो जाती है कि आपको पता ही नहीं कल क्या होने वाला है। सो अगर आपका ड्रॉडाउन आ रहा है, अगेन यू विल स्टार्ट एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज, यू विल स्टार्ट एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट्स इटसेल्फ। एंड मैंने यहाँ पे शायद 3-4 बार क्रिप्टो वर्ड बोल दिया। आई होप एवरीवन नोस क्रिप्टो ट्रेडिंग इज कंप्लीटली लीगल इन इंडिया। तो काफी बार ये भी थोड़ा नेगेटिव रहता है कि नहीं क्रिप्टो में कर रहे हो इलीगल, तो नहीं, इट इज प्योरली लीगल। चाहे आप क्रिप्टो की कॉइन्स को बाय सेल करो, until the time it is not। हाँ, एज ऑफ नाउ इट इज क्रिप्टो फ्यूचर्स ऑप्शंस, क्रिप्टो में भी फ्यूचर्स ऑप्शन होते हैं बाय द वे, क्रिप्टो फ्यूचर्स ऑप्शंस एंड क्रिप्टो स्पॉट कंप्लीटली लीगल। ओके आपने ये वाली बात अच्छी उठाई कि एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट्स, इससे आपका क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट्स? क्रिप्टो मार्केट्स, that is what I do. I have never really explored MCX, so I've been guilty कि मैंने कभी कमोडिटीज में नहीं किया। उसका एक रीजन ये, मैं अपने आप को खुश करने के लिए बोलता था कि अगर मैं कमोडिटीज भी डालती तो पूरे टाइम मैं ट्रेडिंग करता रहूँगा, आई विल नॉट बी एबल टू गिव टाइम टू माई डॉटर। So that was my एटलीस्ट अपने आप को खुश करने का तरीका। बट आई कुड हैव मेड लेट्स से बेटर रिटर्न्स, क्योंकि आप केवल 6 घंटे अपने पैसे को डिप्लॉय कर रहे हैं, बाकी समय तो वो पैसा वेस्ट हो रहा है। पीपल कैन डू दैट, ट्रेड लेट्स से लिटिल बिट ऑन द NSE, लिटिल बिट ऑन MCX, लिटिल बिट ऑन क्रिप्टो। सो दैट इज व्हाट आई मीन बाय एक्सप्लोरिंग डिफरेंट मार्केट्स। सबसे महंगी मिस्टेक आपकी क्या रही है अब तक आपकी इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग जर्नी में? It was a profitable day and hugely profitable. It was a Nirmala Sitharaman candle, I still remember. And I overrode the strategy. मतलब मेरा profit आ रहा था, I was long, मैंने buying किया हुआ था. I would have made huge profit on that day, but मैं कुछ 4% के रिटर्न पे एग्जिट कर गया था उस दिन, जबकि मेरी स्ट्रैटेजी वॉज स्टिल बाइंग। एंड आई स्टिल रिमेंबर, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात हो गई एंड वॉज नॉट मैच्योर दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मैं लिटरली आई वॉज, प्रॉफिट आया था बट आई वॉज स्टिल क्राइंग कि मेरा और इतना प्रॉफिट और आ सकता था। यूजली आई डोंट डू दैट, बट आई स्टिल रिमेंबर दैट वॉज द प्रॉब्ली द कॉस्टलिएस्ट मिस्टेक
probably lost few lakhs. मतलब lost word गलत है use करना. I did not make an extra few lakhs on that. That is loss. That is loss because at the end of the day you knew how much you could have हाँ, made. because algo का फायदा ये होता है कि आपको पहले ही पता है कि हाँ ये तो ट्रेड हाँ. लगना ही है. So yeah, I still remember that day. फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ना बहुत इंटिमिडेटिंग साउंड करते हैं. जी. अगर आपको 1 मिनट में समझाना हो तो आप हाँ. कैसे समझाओगे कि ये क्या है, क्योंकि ये सच में इंटिमिडेटिंग है. फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को 1 मिनट में समझाना है. बहुत बहुत मतलब 5 साल का बच्चा आया है कि हाँ. मेरे को बताओ क्या होता है ये, तो आप क्या बोलोगे? मैं अगर 5 साल का बच्चा तो पहले कहूँगा भाई इसमें मत आ. सबसे पहले तो ये कहूँगा कि दिस इज नॉट फॉर यू. देखिए मैं सबको ये बोलता हूँ कि डू नॉट जम्प इनटू फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस. इट्स अ वेरी हाईली लेवरेज प्रोडक्ट. देखिए है ना. सेकेंडली जैसे मैंने बोला कि जो आप सोचते हो वो होना नहीं है. इट इज़ नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड एट ऑल. टेढ़ी खीर है ये. हाँ. एंड महंगी चीज़ है. एक गलत ट्रेड, क्योंकि लेवरेज प्रोडक्ट है, एक गलत ट्रेड आपको लग रहा है कि आपने 5 रुपये का रिस्क लिया है, बट क्योंकि आपने उसमें 20x लेवरेज ले लिया, वो 5 रुपये के बदले वो पूरा कैपिटल को ख़त्म कर देगा. सो अगर इस क्वेश्चन को मैं उल्टा से आंसर दूं कि अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर है, कोई व्यूअर है हमारे साथ जो 1 मिनट में FNO सीखना चाह रहा है, तो शायद FNO उनके लिए नहीं है. चलिए ठीक है, ओके. इतने सारे रिटेल ट्रेडर्स जो हैं वो FNO में जंप करते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट लॉट साइजेस, मार्जिन्स क्या होते हैं, टाइम डिके क्या होता है, कुछ भी नहीं मालूम उनको. तो आई थिंक क्या ऐसे लोगों को आप अगर एक वर्ड ऑफ कॉशन देना चाहें? अगर आप जंप कर ही रहे हैं, सबसे पहले अगर आपके पास लेट्स से आपने सोचा हुआ है कि आप 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अपने अकाउंट में केवल 10,000 रुपये रखिए. पहली चीज़. गुड वन. क्योंकि मुझे ये पता है कि आप अगर विदाउट लर्निंग जंप करें तो आप यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट भी नहीं सोच रहे होंगे. तो अगर आपका 100% का लॉस हो जाता है तो आपके कम से कम वो 10,000 का लॉस हो रहा है, लाख रुपए का लॉस नहीं हो रहा. जी जी. तो पहली चीज़ तो ये करिए कि और पहले ट्रेड में खुश नहीं होना है कि प्रॉफिट आ गया. देखिए वो आप चाहे उसको कुछ भी मान लो, मार्केट का भी कुछ ना कुछ तरीका तो है. पहला ट्रेड आपको प्रॉफिट जरूर करवाएगा, उसको भी आपसे वाकई पूरे पैसे निकलवाने हैं. सो गो स्लो इवन इफ यू आर प्रॉफिटेबल. काफ़ी बार ये लगता है कि यार मेरे को तो एक दिन में स्ट्रैटेजी मिल गई, अब कल से पैसा लगाओ. नहीं, गो स्लो. किसी और की स्ट्रैटेजी से सीखना, इंस्पायर होके उसको एज इट इज अप्लाई कर देना, क्या ऐसा आपने कभी किया है या हमेशा अपना बनाया? कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है. देखिए पहली चीज़ मैं आपको बड़ा फ्रैंक आंसर देता हूँ. अगर आपके पास कोई एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, अगेन स्ट्रैटेजी का मतलब ये एकदम नहीं है कि गारंटीड प्रॉफिट्स. देयर हैज टू बी अ रिस्क एंड रिवॉर्ड, बट लेट्स से इट हैज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स. और अगर आपके पास कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है, तो वो जो बंदे के पास जो स्ट्रैटेजी वो आपको यूट्यूब पे तो नहीं देगा. अगर मेरे पास ऐसी कोई स्ट्रैटेजी है तो वो तो मैं अपने पास एकदम खजाने में छुपा के रखूंगा. सही ना बात है. मैं आपको क्यों दूंगा? हाँ, फ्री में क्यों दोगे आप? क्यों दूंगा? मतलब देखिए आपके पास भी तो देखो, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, आपका खुद का एक USP होगा, चाहे वो बिजनेस चाहे वो जॉब है. अब वो आप किसी का शेयर नहीं करेंगे. सेम थिंग विद ट्रेडिंग ऑल्सो. अगर कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है तो वो पहली बात आपको किसी यूट्यूब वगैरह पे नहीं मिलेगी. इनफैक्ट मैं कहता हूँ कोई उसको बेचेगा भी नहीं. बेचने के नाम पे कुछ और बेचेगा, वो ये नहीं बेचेगा, बिकॉज दैट इज वर्किंग फॉर हिम. दैट इज वर्किंग फॉर हिम, राइट? तो पहले तो ये सोच के आइए कि हाँ इसका मतलब ये जो स्ट्रैटेजी आ रही है ये बेस्ट तो नहीं हो सकती. दिस इज अ सेकंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट, या प्रॉब्ली नॉट इवन वर्किंग. नॉट इवन वर्किंग. वो केवल दिया जा रहा है बिकॉज कंटेंट बनाना है और कुछ ना कुछ तो कंटेंट बनाना है. तो पहली चीज तो ये सोच के आइए. दैट मीन्स आप यू हैव टू बी अ लिटिल स्केप्टिकल कि आपकी जो स्ट्रैटेजी आपको मिल रही है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट तो नहीं है. तो आप उसको थोड़ा टेस्ट करिए स्ट्रैटेजी को, जिसको पेपर ट्रेडिंग बोलते हैं, कि टेस्ट आउट द स्ट्रैटेजी विदाउट पुटिंग मनी. कि आप 1 महीने आप टेस्ट करें कि ये काम भी कर रही है कि नहीं कर रही. राइट. देन गो विद द मनी. टाइम डिके जो है वो एक साइलेंट किलर की तरह होता है ऑप्शन बायर्स के लिए. जी. राइट. तो एक बिगिनर विजुअली कैसे पहचान सकता है इसे ऑप्शन चेन के अंदर बिफोर प्लेसिंग अ ट्रेड? ऑप्शन चेन से आप नहीं पहचान पाएंगे, बट आप काफी बार नोटिस करेंगे. बड़ा आप चार्ट्स पे आप देख पाएंगे. बड़ा सिंपल सा आपको तरीका बताता हूँ. जी बताइए ना. आप निफ्टी का चार्ट खोलिए, इंट्राडे चार्ट. लेट्स से आपने 5 मिनट्स का चार्ट खोला हुआ है. ओके. उसमें कहीं भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाइए. ओके. प्रेफरेबली कि मान लीजिए जहाँ पे 9:30 बजे का जो प्राइस था, अगर मान लीजिए निफ्टी का प्राइस था 24,500 9:30 बजे, और
वही प्राइस घूम फिर के 2:30 बजे भी आ जाता है। हाँ, तो आप उस जगह लाइन लगाइए, तो आपको एक प्राइस ऐसा मिल जाएगा जहां पर सेम प्राइस पे निफ्टी था एट 9:30 एंड एट 2:30। राइट राइट राइट। दैट मीन्स अगर हम इसको थोड़ा अलग तरह से बोलें कि उन कुछ घंटों में, उन 5 घंटों में निफ्टी ऊपर भी गया नीचे भी गया, बट उसी प्राइस पे वापस आ गया। राइट। अब हम क्या ढूंढेंगे कि अगर ऐसा होता है तो आपके पास 2 टाइम आ जाएंगे। आपके पास हो सकता है 9:32 आ जाए, हो सकता है आपके पास 2:35 आ जाए। नाउ एट 9:32 गो टू दैट पर्टिकुलर ऑप्शन, तो हम जिसको बोलते हैं एट द मनी ऑप्शन। हाँ, तो हाँ। अगेन एट द मनी ऑप्शन के बारे में आप पढ़ सकते हैं। आई थिंक वी हैव सम क्वेश्चंस ऑन एट द मनी। तो आप एट द मनी ऑप्शन पे आइए, लेट्स से कॉल ऑप्शन, और उसका प्राइस देखिए एट 9:32। हो सकता है उसका प्राइस है 122 रुपए। 99% चांस ये है कि जब वो 2:35 पे जब निफ्टी वापस उस प्राइस पे आया, तो अब इसका ऑप्शन का प्राइस 122 है, जो भी मैंने बोला था वो नहीं रहा, वो कम हो चुका होगा। 99.9% इट वुड हैव गॉन फ्रॉम 122 टू मे बी 110। तो ये जो 12 रुपए गिरा है, इवन दो निफ्टी डिड नॉट मूव, हमने ऐसे बोला निफ्टी ऊपर नीचे आके उसी प्राइस पे आ गया, बट द ऑप्शन हैज रिड्यूस्ड, इसको बोलते हैं थीटा डिके। So, as per SEBI, 93% of traders lose money. आपके हिसाब से, आपके कोचिंग एक्सपीरियंस में जो इतने सालों से आप पढ़ा रहे हैं, ये कौन सी 3 आदतें हो सकती हैं लोगों की जिसकी वजह से वो इस 93% में आ जाते हैं? ये अभी पिछले 2 घंटे का सबसे इजी क्वेश्चन है। ओके। नंबर 1, रिस्क मैनेजमेंट। आप जब ट्रेड ले रहे हैं, ट्रेड लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका रिस्क क्या है। मैं यहाँ पे छोटा सा एनेक्डोट दूंगा। मैं एक बार आई वाज लुकिंग एट धोनीज इंटरव्यू। तो धोनी को कैप्टन कूल कहा जाता है। तो वो जो इंटरव्यूअर थे उन्होंने धोनी से पूछा कि सर आपको कैप्टन कूल बोला था, आप इतने कूल कैसे हैं? तो उन्होंने कहा कि देयर इज समथिंग कॉल्ड कंट्रोलेबल्स, देयर इज समथिंग कॉल्ड अनकंट्रोलेबल्स। कंट्रोलेबल्स होते जिन पे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। सो व्हेन वी लेट्स से प्ले अ क्रिकेट मैच, मैंने कितनी अच्छी टीम बनाई है, हमने कितनी अच्छी प्रैक्टिस करी है, हमने अपने ओपोनेंट्स को कितना समझा है, आज का हवा क्या है, पिच को कैसे पढ़ा, वो सब कंट्रोलेबल्स हैं। अनकंट्रोलेबल है कि क्या मैं मैच जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा। चाहे मैं कितनी भी अच्छी प्रैक्टिस कर लूं, चाहे मैं कितनी भी स्ट्रॉन्ग टीम ले आऊं, चाहे मैं कोहली शर्मा सबको ले लूं, देयर इज एब्सोल्युटली नो गारंटी कि मेरा प्रॉफिट आएगा या मेरा मैं जीतूंगा। सेम थिंग विद ट्रेडिंग। रिस्क आपका कंट्रोलेबल है कि मेरे को कितना रिस्क लेना है, बट सब कुछ, और मैं कितना सीखा है, मैंने अपने आइडियाज लगाए हैं, बट क्या मेरा प्रॉफिट आएगा कि नहीं, दैट इज अनकंट्रोलेबल। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मैंने देखी है, वो लोग देखते हैं अनकंट्रोलेबल कि मेरा प्रॉफिट आ जाए, they don't think about the controllables. So number 1, obviously look at your risk first. Number 2, manage your emotions. Again, everyone has a plan before they get punched, right? So मेरे पास बहुत सारे इस तरह के एनेक्डोट हैं कोचिंग एक्सपीरियंस की वजह से। सो आप जब हम ट्रेड सुबह 9:15 बजे, सबके पास आइडिया होता है कि हाँ मैं आज केवल 3 ही ट्रेड लूंगा, उसके बाद कंप्यूटर बंद कर दूंगा, ये सब सोच के आते हैं। बट 3 ट्रेड के बाद रिवेंज ट्रेडिंग भी शुरू होती है। अगर प्रॉफिट आए तो आज ही पूरी की पूरी मर्सिडीज खरीद लेनी है, वो सब शुरू हो जाता है। सो कीप कंट्रोल ऑन योर इमोशंस, जो आज सोच के आए वो आप करो, राइट। एंड थर्ड डिफरेंस, और जो थर्ड मैं कहूँगा इम्पोर्टेंस है, यू शुड हैव दैट इनसेटिएबल डाइट, मैं जिसको कहता हूँ कि कीप लर्निंग। कभी भी मत सोचिए कि आप इतना सीख चुके हैं एंड यू आर डन, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जहां पर सीखने को इंतहा है, आप कितना भी सीख लो आपका कभी खत्म नहीं हो सकता। देयर आर सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। तो ट्राई टू बिकम, लेट्स से जिसको बोलते हैं कि मास्टर इन वन, बट स्टिल बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। कि आप एक में आप अच्छा कर रहे हैं, आपने एक पैसा लगा दिया उसमें, लेट्स से 50% ऑफ योर कैपिटल, स्टार्ट लर्निंग समथिंग न्यू, बिकॉज अब आपको पता है कि इतना बेसिक तो आप कमा ही रहे हो। लेट्स से आपके पास एक स्ट्रैटेजी, आपका एक आइडिया है जिसपे आप 30% एनुअल कमा रहे हो। नाउ दैट बिकम्स योर बेस लेवल। अब आपको उससे नीचे नहीं आ रहा है। अब आप जो भी नई चीज सीखेंगे, अगर तो 30% के ऊपर है, आप तभी उसको इंप्लीमेंट करोगे, अगर वो 30% से नीचे उसको इंप्लीमेंट ही नहीं करोगे आप। सो यू ऑलरेडी हैव अ वेरी गुड बेस लेवल कि 30% अब आपका बेस लेवल बन चुका है। तो अब आप कुछ भी नई चीज सीखोगे, दैट विल डेफिनेटली गिव यू मोर देन 30% रिटर्न्स। दैट इज हाउ यू गो अप दिस लैडर। तो ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। मैंने यहाँ पर स्ट्रैटेजी वर्ड एकदम नहीं बोला, मैंने यहाँ पर प्रॉफिट नहीं बोला, बिकॉज ये मैंने देखे जो इश्यूज आते हैं, पीपल कम इन द मार्केट कि मुझे कोई स्ट्रैटेजी मिल जाए या मेरे को डेली प्रॉफिट आ जाए। दैट इज नॉट व्हाट यू शुड फोकस ऑन। फोकस ऑन द बेसिक्स फर्स्ट। ये जो सेबी
मार्जिन रूल्स को टाइट कर रहा है, क्या ये मार्केट को सेफ बना रहे हैं? देखिए, मार्केट को सेफ करना, आई पर्सनली डोंट थिंक, अगेन इट्स अ वेरी पर्सनल आंसर. आप इट्स अ फ्री मार्केट, राइट? इट्स अ फ्री मार्केट एंड इट्स अ जीरो सम गेम. अगर हम F&O की बात करें, इट्स अ जीरो सम गेम. दैट मीन्स अगर किसी का प्रॉफिट हो रहा है तो किसी का लॉस हो रहा है. ऐसा तो है नहीं कि वो लॉस कहीं हो रहा है. कोई ना सही कोई, कह रहे हो आप. हाँ, कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट जा रहा है. कहीं से तो आ रहा है. अब आप वो कहो कि जेन स्ट्रीट ले आ रहा है. जेन स्ट्रीट अगर ले जा भी रहा है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ जेन स्ट्रीट. अगेन, इफ यू डोंट नो अबाउट जेन स्ट्रीट, रीड, बहुत इस समय न्यूज़ में है. बट अगर वो प्रॉफिट ले जा रहा है, कहीं ना कुछ अपनी स्ट्रैटेजी लगा रहा है ना. इफ यू हैव इनफ कैपिटल, इवन यू कैन डिप्लॉय द सेम स्ट्रैटेजी, राइट? तो मेरे हिसाब से देयर शुड बी नो एक्सटर्नल फोर्स जो फ्री मार्केट को, जिसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं. अगेन, चाइना का एग्जांपल लेते हैं. लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट चाइना डू, या एटलीस्ट इट यूज्ड टू डू अर्लियर, जहाँ पे वो शॉर्ट सेलिंग बैन कर देते हैं. अब अगर वो किसी स्टॉक में शॉर्ट सेलिंग बैन कर देंगे तो उसके गिरने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि कोई सेल कर ही नहीं पा रहा है. अगर कोई सेल ही नहीं कर पा रहा तो मार्केट कैसे नीचे गिरेगा, राइट? तो पर्सनली स्पीकिंग, आई डोंट थिंक दैट्स द राइट वे टू गो. अब इसमें मैं थोड़ा बायस्ड भी हूँ, बिकॉज देखिए, बिकॉज ऑफ ऑल दीज चेंजेस द वॉल्यूम्स हैव रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, एंड बिकॉज ऑफ दैट जब वॉल्यूम रिड्यूस होंगे तो हम लोग की ट्रेडिंग में भी प्रॉब्लम आता है, बिकॉज वी डोंट गेट सो मच लिक्विडिटी, एंड दैट इज वी हैव टू लुक फॉर अदर एवेन्यूज लाइक क्रिप्टो. तो ऑब्वियसली थोड़ा बायस तो है ही एज अ ट्रेडर, बट पर्सनली ऑल्सो स्पीकिंग, आई डोंट थिंक इट इज डूइंग इट फॉर द रिटेल ट्रेडर्स. ये बोला जरूर जा रहा है कि रिटेल ट्रेडर के लिए करा जा रहा है, बट आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ फसाड. अब मुझे पता नहीं कि ये लाइव आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, बट दैट इज व्हाट आई वुड से. इन बातों से पता चलता है कि एक्चुअली आपकी ट्रेडिंग कम्युनिटी क्या सोचती है इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि आप अकेले अपना स्टांस नहीं बोल रहे हैं. आई एम श्योर आप लोग बात करते हैं इसके बारे में, एंड तभी आपके ये ओपिनियन और स्ट्रॉन्ग हुआ होगा कि आप ऐसी बात बोल रहे हैं. तो या, it is meaningful and it helps us also understand what goes on the inner side of in the inner circle. जी. हेजिंग में एक्स्ट्रा प्रीमियम्स देने पड़ते हैं जी. तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे हेजिंग भले ही एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है बट ठीक है, करता हूँ मैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हेजिंग इज वेरी एक्सपेंसिव, इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव. अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हैं, पर्सनली स्पीकिंग, आई डोंट लाइक हेजिंग. क्योंकि अगर आप ऑप्शंस को बाय कर रहे हैं जी, तो आपके 2-3 नुकसान हो रहे हैं. एक तो जब आपकी मूवमेंट आएगी तो आप उतना मूवमेंट का प्रॉफिट नहीं निकाल पाओगे, बिकॉज हेज का वो लॉस हो जाएगा. बट जो मेजर कॉस्ट है, आप हर ट्रेड में आप हेज कर रहे हो, आपको उसको बाय सेल का खर्चा देना पड़ रहा है. करेक्ट. दैट्स अ वेरी बिग कॉस्ट, दैट्स एन एक्सट्रीमली बिग कॉस्ट. तो मैं सबको ये बोलता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको स्प्रेड्स, एटलीस्ट मैं नहीं बनाता. सो हेजिंग को मैं स्प्रेड वर्ड यूज कर सकता हूँ. अगेन, स्प्रेडिंग बेसिकली मीन्स 2 ट्रेड्स साइमल्टेनियसली. हम एक हमारा मेन ट्रेड होगा, एक हमारा सेकेंडरी लेग होगा, जो हमारा हेज करेगा कि हमारे अनलिमिटेड लॉस ना हो जाए. इनफैक्ट हेजिंग से बेटर रहेगा इंट्राडे में आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, क्योंकि इंट्राडे में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा. अब अगेन, काफी लोगों को लगता है कि जरूरी तो नहीं है स्टॉप लॉस हिट हो, और हाँ, ऐसा भी होता है, बिकॉज व्हेन मार्केट्स फॉल वेरी क्विकली आपका हो सकता है ट्रेड स्किप हो जाए, बट दैट हैपेंस वंस इन 1,000 टाइम्स. और ऐसा तो है नहीं कि आप ट्रेड लगा के भूल जाओगे, आपको भी पता है कि क्या हो रहा है, राइट? तो हो सकता है कि आपको एक पर्टिकुलर दिन जहां पे आपने 2% का स्टॉप लॉस लगाया, वो 2% के लिए 4% का हो जाए, पॉसिबल है. बट एटलीस्ट इन द नेक्स्ट 249 डेज ऑफ द ईयर यू आर नॉट वेस्टिंग योर हेजिंग मनी. तो इंट्राडे में आई पर्सनली डोंट डू हेजिंग. स्विंग जब हम बात करते हैं, लेट्स से अगर मैं आज ट्रेड कर रहा हूँ, मैं 3-4 दिन बाद एग्जिट करूंगा, ऑब्वियसली हेजिंग इज, यू हैव टू डू इट. अब मैं ये सारे एग्जांपल्स दे रहा हूँ फ्रॉम अ सेलिंग पर्सपेक्टिव. ऑब्वियसली आप केवल हेजिंग सेलिंग में लगाएंगे, ऑप्शन सेलिंग में. हम ऑप्शन बैंक में हेजिंग की बात नहीं कर रहे. तो यस, इफ यू आर डूइंग ऑप्शन सेलिंग पोजिशनली, आपको हेजिंग करनी ही पड़ेगी, बिकॉज यू कांट टेक रिस्क. क्योंकि हो सकता है कि आप 5 साल प्रॉफिट में हो, सिंगल डे कैन वाइप आउट द इंटायर प्रॉफिट्स, राइट. सो यू कांट टेक रिस्क. अगर आप कोई एक रिस्क मैनेजमेंट रूल हर ट्रेडर के स्क्रीन पे, उनके ट्रेडिंग टर्मिनल के स्क्रीन पे प्लांट कर सकते होते, जो हर बार फ्लैश करता जब भी वो कोई ऑर्डर लेते उससे पहले, कोई ट्रेड करते उससे पहले, तो वो रूल क्या होता? बहुत सिंपल, और आई थिंक सारे ब्रोकर्स को वो करना चाहिए. अगर कोई भी ट्रेड कोई ले रहा है जिसमें वो अपने कैपिटल का एक ट्रेड में 3% से ज़्यादा का रिस्क ले रहा है, नॉट अलाउड. सिंपली ब्रोकर को कहना चाहिए नहीं, शुड नॉट बी अलाउड. दैट मीन्स वेरी सिंपल. अगर कोई सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा मैथमेटिकल होगा.
लेट्स से अ स्टॉक इज ट्रेडिंग फॉर 100 रुपीज़ और मेरे पास 1 लाख रुपीज़ हैं, तो टेक्निकली स्पीकिंग मैं 1000 डिवाइड बाय 100 ट्रेड ले सकता हूँ, इतनी क्वांटिटी में ट्रेड कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी हम लेवरेज की बात नहीं कर रहे, है ना। और अगर मैं लेवरेज को इंक्लूड कर देता हूँ, क्योंकि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको लेवरेज मिलती है, तो मैं रिस्क के बेस पे ट्रेड कर सकता हूँ। अगर मैं 100 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा हूँ और मेरा 90 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है, तो मैं 10 रुपये का रिस्क ले रहा हूँ, ठीक है। तो नाउ दैट 10 रुपीज़ जो हम बात कर रहे हैं, वो मेरे पूरे कैपिटल का 3% ज़्यादा का रिस्क नहीं होना चाहिए। तो हाउ डू वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्वांटिटी टू बी ट्रेडेड? 1 लाख का 3% हुआ, how much is that? 3000 rupees. 3000 rupees. 3000 divided by 10, which is 300 quantity. तो कभी भी अगर मैं 301 क्वांटिटी कर रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम ट्राइंग टू टेक मोर देन 3% ट्रेड इन अ सिंगल रिस्क इन अ सिंगल ट्रेड, दैट शुड नॉट बी अलाउड। मैं 3% बहुत ज़्यादा, ऑलरेडी ज़्यादा बोल रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, मेरा रिस्क है 0.25%, तो मैं वैसे ही एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, बट आई थिंक दैट शुड बी द मोस्ट। बस इतना ही, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है। ये जो इस तरह के चार्जेस होते हैं, STT, ब्रोकरेज, एक्सचेंज फी, ये जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती हैं, जो प्रॉफिट्स को खा जाती हैं बहुत हद तक, तो इनको ट्रैक करने का, इनकी कॉस्ट को कम, ताकि उसका असर कम पड़े हमारे ओवरऑल प्रॉफिट पे, उसको करने का कोई इफ़ेक्टिव तरीका है आपके पास, ताकि एंड ऑफ द डे हमको कोई झटका ना लगे जब हम जी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत मेजर चीज़ है। अगर आप कभी बैक टेस्टिंग करते हैं, बैक टेस्टिंग 99% आपकी प्रॉफिट में ही आएगी, बिकॉज जब हम बैक टेस्टिंग करते हैं, हम ये उसमें कॉस्ट इंक्लूड नहीं करते। एज सुन एज यू ऐड दीज कॉस्ट, वो बैक टेस्टिंग नेगेटिव हो जाता है। तो फर्स्ट रूल ऑफ थंब शुड बी, अगर आपकी कोई ऐसी स्ट्रैटेजी जहां पर आप बहुत सारे ट्रेड ले रहे हैं, उसको अवॉइड करिए, बिकॉज एवरी ट्रेड, वेदर यू मेक मनी और नॉट, गवर्नमेंट इज मेकिंग मनी एंड द ब्रोकर इज मेकिंग मनी, राइट, ठीक है। तो एवरी ट्रेड ईट्स अप योर प्रॉफिट्स, दैट्स ट्रू। तो पहली चीज, ट्राई टू हैव लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रेड्स इन अ डे। जी। सेकेंडली, आप जब ट्रेड ले रहे हैं, यूजुअली मैंने क्या नोटिस किया है, लॉट ऑफ न्यू ट्रेडर्स दे लाइक स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग बेसिकली में क्विक एंट्री क्विक एग्जिट, मतलब छोटा सा प्रॉफिट लिया, निकल गए, कि 100 पे एंट्री करा, 101 पे एग्जिट मार दिया। अब वो दिखने में तो आपको 1 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है, बट वो सारे जितने आपके खर्चे हैं, वो 1 रुपये केवल 20 पैसे रह जाना है। बट जब आपका लॉस होगा 1 रुपये का, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपका लॉस नहीं होगा, वो 1 रुपये का लॉस भी होगा, वो 80 पैसे और लॉस करवाएगा वो। तो व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट, अवॉइड स्कैल्पिंग, अवॉइड स्कैल्पिंग। नाउ दिस कैन बी वेरी, मैं कहूँगा बहुत गलत आंसर लग रहा होगा आपको, बिकॉज काफ़ी बार यूट्यूब पे दिखाया था, नहीं स्कैल्पिंग में जाओ, छोटा सा प्रॉफिट में निकल जाओ, बट इट इज़ नॉट वो छोटा सा प्रॉफिट। एक्चुअली अगर आप उसको पूरे साल या पूरे महीने का देखोगे, यू टेक सो मेनी स्मॉल ट्रेड्स, वो प्रॉफिट रहता नहीं है। सो आई थिंक दीज टू थिंग्स एवरी ट्रेडर शुड थिंक अबाउट, कि एक तो नॉट गो फॉर टू मेनी स्मॉल प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एंड नॉट टू गो फॉर टू मेनी ट्रेड्स। ये मैं बहुत ग्लैड हूँ मैंने ये सवाल आपसे पूछ लिया, नहीं तो इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस हो जाती। वेरी इम्पोर्टेंट एक्चुअली, you have a very different take on things and you have very strong reasons for saying something like that. हाँ, मैं usually I am a very black and white kind of one, क्योंकि जिसको मैं मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, राइट। सो व्हेन वी आर डूइंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो हमारे को या तो यस आता है या नो आता है। तो मैं हर जगह बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस के साथ आंसर देता हूँ, बिकॉज मैंने देखा है वो मार्केट में होते हुए, एंड आई वुड लव कि बाकी लोगों सेम मिस्टेक ना करें। क्या होल्डिंग ओवरनाइट अभी भी एक वायबल स्ट्रैटेजी है आपके हिसाब से, या फिर मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो जाएगा अगर हम इस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाते हैं? तो पोजिशनल या स्विंग ट्रेडिंग जो हम बात कर रहे हैं, तो मैं व्यूअर्स को ये बता दूं कि स्ट्रैटेजी क्या है। यूजुअली हम इसको वीकलीज में करते हैं। लेट्स से निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, तो हम फ्राइडे, और ये ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी है मोस्टली, तो हम ऑप्शन सेल करते हैं फ्राइडेज को, एंड अगले थर्सडे ऑन द डे ऑफ द एक्सपायरी वापस बाय बैक कर लेते हैं। एंड ऑब्वियसली जो हमने शुरुआत में बात करी थी कि हम हेजिंग के साथ करेंगे, बिकॉज अगर हम ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं स्विंग में, तो वी कांट डू अनलिमिटेड रिस्क। आपका सही आपने बोला हुआ है कि पहले जितना प्रॉफिट आता था वो उससे का प्रॉफिट नहीं रहा, बिकॉज मार्केट्स आर एक्सट्रीमली वॉलेटाइल नाउ, एंड उसकी वजह से आपका जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। क्योंकि रिस्क बढ़ रहा है तो आपका नेट रिटर्न कम हो रहा है स्विंग में, तो यू माइट बी बेटर ऑफ कि अगर आपको उतना रिस्क लेने, आप इंट्राडे में ट्रेड कर लो उतना, तो सो यू माइट बी बेटर ऑफ डूइंग दैट। तो
Probably the answer is yes कि it is not that great a strategy anymore. पहले definitely it used to work. जैसे मैं आपको बताया, जब हम शुरुआत, जो मेरा फर्स्ट ट्रेड था, जब हम मंथली में ट्रेड करते थे, 3-4% तो केवल आयरन कॉन्डर, मतलब जिसमें कुछ करना ही नहीं पड़ता था, वो अपने आप ही धीरे धीरे करके प्रॉफिट दे जाता था. So those days are over, obviously. Obviously. तो it is not that great of a strategy, but if done well, अगर मैं आयरन कॉन्डर, जैसे यूजुअली जब स्ट्रैटेजी कोई स्टार्ट करते हैं, स्पेशली न्यू ट्रेडर्स, आयरन कॉन्डर इज अ वेरी सेफ स्ट्रैटेजी, बिकॉज फुल्ली हेज स्ट्रैटेजी है, तो आपका अनलिमिटेड लॉस नहीं हो सकता. तो इफ़ यू नो द राइट वे ऑफ एडजस्टमेंट्स कि कब कैसे एडजस्टमेंट करना है अपने ट्रेड को, इट इज़ स्टिल अ वायबल स्ट्रैटेजी, एटलीस्ट फॉर न्यू ट्रेडर्स. बिकॉज आई थिंक अगर आप सही से आयरन कॉन्डर कर रहे हैं, अगेन अगर आपको आयरन कॉन्डर नहीं पता, क्विकली रीड अबाउट आयरन कॉन्डर, तो यू कैन स्टिल मेक अबाउट लेट्स से 2% a month, which is a very good return. जैसे हमने बात करी अभी तक, for a new trader 2% is a very good return. आप इस सारी जो व्हाट्सएप पे टिप्स और टेलीग्राम ग्रुप्स और यूट्यूब पे जो इतने सारे वीडियोस और जो चल रहा है जी, इसके बारे में आपका क्या कहना है कि आप इनको कैसे शट अप करते हैं अपनी लाइफ में और इससे इन्फ्लुएंस ना हो? एक पब्लिक के लिए एडवाइस क्या रहेगी? आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि इनका प्रोसेस क्या रहता है. हाउ डू दे लोअर पीपल इनटू दिस. 100 लोगों का, मान लीजिए 100 अलग अलग लोगों को मैसेज भेजा जाता है, 50 लोगों को भेजा जाता है कि एक स्टॉक को बाय कर लो, दूसरे 50 लोगों को भेजा जाता है कि उसको सेल कर दो. सीरियसली? नहीं, मैं तो हैरान हो रही हूँ. ठीक है. 50 लोगों को, अब ऑब्वियसली एक ना एक तो जीतेगा ही जीतेगा. हाँ. अब जो हार गए खत्म करो, जो लोग जीत गए उनको फिर 25-25 में डिवाइड किया जाता है, फिर 25 को एक नए स्टॉक में बाय का टिप भेजा जाता है, अगले 25 को सेल का टिप भेजा जाता है. ऐसे करते करते 100 से 50 हुए, 50 से 25, 25 से 12, 12 से 6, 6 से 3, 3 से 1. अब अगर आप वो एक हैं, क्योंकि there will be one person, right? There will has to be one person जो सारे के सारे जिसके लिए प्रॉफिटेबल ट्रेड बनेंगे. ठीक है. अब अगर आप वो हैं, आपको लगेगा यार इस कंपनी ने मुझे 6 ट्रेड दिए, 6 के 6 में प्रॉफिट है. हाँ. आप तो बिक गए पूरी तरह. आपने कहा यार ये तो किससे अच्छी तो कंपनी है ही नहीं, गारंटीड प्रॉफिट दे रही है, तो 6 गारंटीड प्रॉफिट के ट्रेड आए, एंड यू एंड अप बाइंग द टिप्स फ्रॉम देम. नाउ लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स या लॉ ऑफ एवरेजेस ये बोलता है कि आपका 7 ट्रेड, 8 ट्रेड और 9 ट्रेड में आपका लॉस होना है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी मेड गुड प्रॉफिट्स इन द लास्ट 6 ट्रेड्स. तो जैसे ही आप पैसे देते हैं, आपके नेक्स्ट 3 ट्रेड लॉस होते हैं, एंड आप फिर जीरो पे, आप वापस जीरो हो जाते हैं या नेगेटिव पे आ गए. जी. तो पहला एंड द ओनली रूल इज डू नॉट बिलीव इन सच टेलीग्राम्स एंड सच व्हाट्सएप जो आपके टिप्स दे रहे हैं. दूसरी चीज, ये इलीगल है, ये इलीगल भी है, प्लीज डोंट डू दिस. अ लॉट ऑफ टाइम्स आपको मैसेज आएंगे फ्रॉम समवन एल्स, किसी और को इम्पर्सनेट करते हुए, ये भी बहुत बार होता है. सो आई हैव बीन टॉक्ड, मतलब मुझे बताया गया है कि मेरे नाम के भी चैनल हैं टेलीग्राम पे. मैं सबको यहाँ पे भी बताना चाहूँगा, आई हैव नेवर, मतलब मेरा कोई, मैंने इसलिए टेलीग्राम का चैनल ही नहीं बनाया हुआ. सो प्लीज डोंट फॉल फॉर दीज ट्रिक्स. मैंने आपको एग्जैक्ट बताया कि आपको वो 6 ट्रेड में प्रॉफिट क्यों आया, बिकॉज वो कोई, दैट वाज नॉट अ तुक्का, दैट वाज अ मैथमेटिकल फॉर्मूला कि आपका किसी ना एक का 6 के 6 प्रॉफिट आने जरूरी है. सो डू नॉट फॉल फॉर ऑल दीज थिंग्स. अब मैं चलो दूसरी चीज बोलता हूँ. लेट अस सी कि कोई एक्चुअली कोई कंपनी है विच इज गुड इनफ एंड विच इज गिविंग यू लेट्स से 60-70% ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स. हो सकता है हो, मैं कहता हूँ तब भी आप उस पर कैसे भरोसा कर सकते हो, बिकॉज आप अपनी पूरी की पूरी बिजनेस किसी और के ऊपर कर रहे हैं. कल वो कंपनी बंद हो गई तो आपका तो वैसे ही बिजनेस बंद हो जाएगा. व्हाट विल यू डू? सो ऑलवेज ट्राई टू बी सेल्फ सफिशिएंट. खुद सीखे, खुद करिए. वाओ, वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत अच्छा बोला आपने इस पे. ये बहुत बहुत आई ओपनिंग था ऑनेस्टली मेरे लिए. मैंने कभी सोचा नहीं कि हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, ये तो किया जा सकता है, तो मुमकिन है. ओह माय गॉड, एंड सो प्रेवलेंट. कितना बड़े लेवल पे चल रहा है ये सब. हमको भी आती रहती है ऐसी टिप्स. इंडेक्स वर्सेस स्टॉक डेरिवेटिव्स, इसमें एक नए बंदे के लिए लेस पनिशिंग क्या हो सकता है जो ज़्यादा जेंटलर प्लेइंग ग्राउंड प्रोवाइड कर सके? विल डिपेंड ऑन काइंड ऑफ अ ट्रेडर यू आर. अगर आपको वॉलेटिलिटी पसंद है, अगर आपको मूवमेंट पसंद है, इफ़ यू एंजॉय दैट, राइट, आप मतलब घबराते नहीं उस तरह से, डेफिनेटली स्टॉक ऑप्शंस आर द वे टू गो, बिकॉज दे आर मच मोर वॉलेटाइल. आपको एक अच्छी मूव आने के चांसेस रहते हैं. इफ़ यू आर समवन हु लाइक्स मोर स्टेबिलिटी, हु लाइक्स कि आपका जो PNL है वो धीरे धीरे बढ़े,
नॉट कि ऊपर नीचे हो रहा है डेली, देन यू विल गो फॉर इंडेक्स ऑप्शंस, बिकॉज इंडेक्स ऑप्शन इतनी स्ट्रॉन्ग मूव नहीं आएगी, बिकॉज ऑब्वियसली आपका एक पर्टिकुलर स्टॉक बहुत मूव कर सकता है, बट इंडेक्स कैन नॉट मूव सो मच. तो इट्स अ वेरी इंडिविजुअल चॉइस. Obviously if you are trading with big capital, stock options is not for you, because stock options में उतनी आपको liquidity नहीं मिलती. liquidity का मतलब होता है कि कितने buyers and sellers हैं market में. आपको index options में वो मिल जाती है. And the third thing will be कि आपका किससे एक comfortable हो जाते हैं आप. Once you, let's say, जैसे for example I do only Nifty now. तो once you start trading Nifty for years and years, आपको मार्केट को देख के या चार्ट को देख के समझ आता है ठीक है यार, अब इसकी ये मूवमेंट आने के चांसेस हैं, बिकॉज यू हैव सीन द सेम चार्ट ओवर एंड ओवर अगेन. तो एक वो भी थोड़ा होता है. तो आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स. एज अ बिगिनर आई वुड से यूजुअली इंडेक्स ऑप्शंस आर बेटर टू गो. थोड़ा स्टेबल है और उनका लॉट साइज भी छोटा है. जो हमने बात करी थी लॉट्स की, कि निफ्टी का लॉट साइज 75 का, बाकी का 500 का लॉट साइज है. तो definitely try with in Nifty options specifically. Thank you so much. It was such an informative session. We really enjoyed, all of us here. बहुत कुछ सीखने को मिला. जो मैंने पूछा आपने उससे शायद 4 गुना ज़्यादा ही बताया है. एंड एक भी लफ्ज़ ऐसा नहीं था जो मैं कहूँ कि फिजूल रहा होगा. Everything was meaningful. Very informative session. Thank you very, very much for your time, for coming here to our studio and making this incredible masterpiece for anybody who's trying to learn intraday or trading and basics को लेके नहीं समझ आ रहा कि किससे सीखें. I think ये एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे आप शुरुआत में ही अपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं. थैंक यू. आप कुछ बताना चाहें व्यूअर्स को एज अ लास्ट पीस ऑफ एडवाइस और एनीथिंग यू वांट टू शेयर बिफोर वी वाइंड इट अप? अलीना ने बहुत ही फॉर्मल अभी एग्जिट करवाया है, सो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग सच एकदम ग्रैंड वो होने वाला था, बट या इट वाज अमेजिंग कमिंग हियर. सो अलीना has just made a beautiful studio. So thank you again. Thank you for getting me here.